Yes, I will be speaking. So just wait for 2-3 minutes. We will start the class at sharp 8 so that everybody can join. It's first class. So we are starting from today मैनेजमेंट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. पहले हम ये वाला सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम ऑफिस प्रोसीजर, एजुकेशन पॉलिसी, पैडागोजी इन एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो एक बार मैं टॉपिक नोट डाउन कर देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम क्या क्या इसके अंदर कवर करने वाले हैं. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो अपना टॉपिक, वो हम कर रहे हैं अपना सीसीए रूल से. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद हम कवर करेंगे सीसीएस कंडक्ट रूल्स. इसके साथ ही हमारा आ जाता है पोश एक्ट एंड पोक्सो एक्ट. इसके साथ ही हमारा आ जाता है यहाँ पर आरटीआई एक्ट. ये सारे हमारे सीसीएस कंडक्ट रूल से रिलेटेड है. देन हम मूव करेंगे सीसीएस लीव रूल्स पर. देन वी हैव अलाउंसेस, जिसमें हमारे पास है डीए, एचआरए, सीईए, ठीक है, एचबीए, अदर जो माइनर अलाउंसेस है वो हम कवर करेंगे. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अलाउंस टीएडीए, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम करेंगे. देन हम कवर करेंगे एलटीसी रूल्स, लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स. उसके बाद हम कवर करेंगे सीजीएचएस रूल्स एंड सीएसएमए रूल्स. इसके बाद हमारा जो है फाइनेंस जो सेक्शन है, एफआर एंड एसआर रूल्स, इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे. जैसे कि इसमें हमारे पास सब सेक्शन आ जाते हैं, डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस, देन वी हैव रिजर्वेशन, वी हैव पे फिक्सेशन, देन वी हैव फाइनेंशियल पार्ट में हमारा जीएफआर है, देन वी हैव पेंशन रूल्स, जिसमें हमारा ओल्ड पेंशन रूल, न्यू पेंशन रूल एंड यूपीएस एंड जीपीएफ, ये हम कवर करेंगे. इनकम टैक्स का जो टॉपिक है वो भी हम कवर करेंगे एंड जीएसटी. और इसके अलावा जो भी छोटे बहुत टॉपिक हैं जो हमारे बच गए हैं वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है. सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. सो वी हैव स्टार्टेड द क्लास. इसी तरीके से आपको हर रोज नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसे ही आपको जो है क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है. इन केस ऑफ एनी डाउट यू हैव द चैट सेक्शन, यू कैन कमेंट देयर. तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बस सिलेबस बताया कि हम क्या सिलेबस स्टार्ट करें. तो आज जो हमारी क्लास है उससे हम स्टार्ट करें अपना मैनेजमेंट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अलावा जो पोस्ट स्पेसिफिक वाली सारे सिलेबस है वो हम इसके बात करेंगे. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज सीसीए रूल्स. उसके बाद हमारा है सीसीएस कंडक्ट रूल्स. जब हम कंडक्ट रूल्स पढ़ते हैं तो उसके साथ ही हमारे ये कुछ एक्ट हैं जो ऑटोमेटिकली एड ऑन हो जाते हैं. पोश एक्ट एंड पोक्सो एक्ट हम पढ़ेंगे, फिर आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पर. उसके बाद हम करेंगे सीसीएस लीव रूल्स. इसके साथ छोटे छोटे टॉपिक जैसे डाइस नोन क्या होता है, लीन क्या होता है, रिटायरमेंट क्या है, जो कि हमारा एफआरएसआर का ही पार्ट है, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे. उसके बाद हम कवर करेंगे अलाउंस, जिसमें हमारे डीए, एचआरए, सीए, एचबीए और भी जो हमारे अलाउंसेस है वो हम कवर करेंगे. देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन आता है, अलाउंस से अगर क्वेश्चन आना है तो टीएडीए से आता है मोस्ट प्रोबेबली. तो टीएडीए जो है वो हमारा रहेगा, ठीक है. बाइलिंगुअल इट विल बी क्लास, ठीक है. एलटीसी रूल हम यहाँ पर करेंगे. देन हमारा सीजीएचएस सीएसएमए रूल जो है ये हम कवर करेंगे. एफआरएसआर रूल जो है हमारा, इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स हैं वो हम करेंगे. डेपुटेशन एंड एफआर रूल, रिजर्वेशन, पे फिक्सेशन हम कवर करेंगे. फाइनेंशियल में हमारा जीएफआर 2017, पेंशन रूल हम ओपीएस से पढ़ेंगे, ओल्ड पेंशन रूल. जैसे हम ओपीएस पढ़ते हैं जीपीएफ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है एज अ सब टॉपिक, वो हम कवर करेंगे. एनपीएस जो है यूपीएस वो हम कवर करेंगे. इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ये सारे टॉपिक जो है हमारे मैनेजमेंट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, वहां से हम करेंगे. जब हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में फाइनेंस जो रिलेटेड है, यानी कि जीएफआर जो है हमारा, एफआरएसआर है, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं, तो उस पर हम और ज्यादा फोकस करके करेंगे. जहां जहां आपका किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, जो जो टॉपिक हम करेंगे
मैं आपको बताती जाऊंगी। जो भी हम रूल करेंगे उसमें बहुत सारे रूल्स आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सीसीएस सीसी रूल हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, 35 रूल्स हैं। तो नोटपैड पेन लेके बैठेंगे आप लोग, इट विल बी इजी फॉर यू कि कौन से रूल पर आपको फोकस करना है, कौन सा आपको रूल नंबर भी याद रखना है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। इन केस अगर आपकी कोई भी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको जो है आपके कोर्स में जो लाइव सेक्शन है वहां पर वो क्लास जो है मिलेगी, ठीक है, वहीं की वहीं आपके पास वो रहेगी, वो आपको मिलेगी। इन केस यू मिस्ड इट तो भी मिलेगी। ये वाली क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसको भी अगर आपको बाद में देखना है तो भी आप इस क्लास को बाद में देख सकते हैं, आपके पास रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है आज का, ये है हमारा शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं सीसीएस सीसीए रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीसीएस सीसीए रूल जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब भी कोई एग्जाम होता है, रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो एक पर्पस है किसी टॉपिक का। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, और ये वाला जो टॉपिक है वो आपका रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिटन के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा जो इंटरव्यू पर्पस के लिए भी रहेगा। जो आप प्रिंसिपल बन जाओगे तो भी आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, प्रैक्टिकल वर्जन, ठीक है। तो सीसीएस हमारा जो स्टैंड करता है दैट इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज। सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्या है कि जितने भी हम रूल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो हमारे सेंट्रल सिविल सर्विसेज पोस्ट पर अप्लाइकेबल होते हैं। तो जो भी हम रूल्स पढ़ेंगे उसके आगे आप देखोगे सीसीएस, जैसे कि सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, सीएसएमए रूल्स है, इस तरीके से। नाउ व्हाट इज अ सीसीए? सीसीए स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स। तो इसमें जो है 3 चीजों के बारे में बात की गई है। फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किसके बारे में है? सीसीएस सीसी रूल्स हमें बताते हैं कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ पोस्ट है और कितने टाइप ऑफ हमारे पास जो है सर्विसेज है, उसके बारे में हमारा क्लासिफिकेशन हमें बताता है। सेकेंड जो टर्म है दैट इज द कंट्रोल, कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वी हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं या आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। तो जब भी आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको फॉलो करने होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम उन कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कहते हैं? सीसीएस कंडक्ट रूल्स कहते हैं। तो ये जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है ये बताते हैं कि किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, क्या उसको डिसिप्लिन फॉलो करना है, किस तरीके से, क्या डूज है डोंट है, वो हमें ये सीसीएस कंडक्ट रूल्स बताते हैं। अगर इन सीसीएस कंडक्ट रूल्स में से कोई भी किस तरीके का मिसकंडक्ट होता है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हमें सीसीएस सीसीए रूल्स बताते हैं। कंट्रोल यानी कि अगर एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी आई है तो एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर हमें देना है, या एम्प्लॉय को कोई भी जो है पेनल्टी लगानी है अगर आरोप सिद्ध हो जाता है। आरोप सिद्ध करने के लिए हमें कोई भी जो है डिसिप्लिनरी इंक्वायरी करनी है। ये सब हमारा कौन करेगा? ये सब हमारा कंट्रोल जो है किसमें है? सीसीएस कंडक्ट रूल्स में। कई बार हम रूल पढ़ते हैं तो वहां पर आपने पढ़ा भी होगा सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग। सो दीज आर द सर्विस रूल्स एंड अपील। नाउ व्हाट इज अपील? तो जो है कंट्रोल हमें कि अगर कोई भी एम्प्लॉय मिसकंडक्ट करता है तो हम सस्पेंशन, डिसिप्लिन इंक्वायरी कैसे होगी, पेनल्टी हमें कैसे लगाई जाएगी, वो हमें कंट्रोल बताता है। अब अगर कोई एम्प्लॉय ये फील करे कि मेरे साथ तो जो है जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है, मुझे तो न्याय नहीं मिला है, मैं आरोपी नहीं था, निर्दोष था, तब भी मुझे आरोपी घोषित कर दिया गया है, तो अपील करने का सबको मौका है। तो वो अपील कहाँ करेगा? वो अपील करेगा यहाँ पर एपीलेट ऑथोरिटी के पास। तो ये एपीलेट ऑथोरिटी कौन होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए है, अपील हम कब तक कर सकते हैं, किस किस चीज के लिए अपील कर सकते हैं, ये भी हमें जो है ये रूल्स बताते हैं। सो ये सारी चीजें हम इन सर्विस रूल्स, सीसीएस सिविल सर्विस, जो हमारे सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल रूल्स है, इसमें हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं हम। अभी हमने यहां पर बात की है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की, कि जब भी कोई भी किसी भी तरीके की कंप्लेन आएगी उसके खिलाफ हम क्या करेंगे? उसके खिलाफ हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे। अनुशासनात्मक जो भी प्रक्रिया है बेसिकली वो हम यहाँ पर करेंगे किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ। इसके साथ साथ हमारे पास एक जुडिशियल प्रोसेस भी है ना, हमारे पास एक कोर्ट भी है। तो कोर्ट में हम आप जो कोई भी केस है, अगर जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट से अगर कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है? अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, राइट। तो ये जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस है ये बिल्कुल अलग है। अगर कोई आरोप ऐसा है जिसके लिए कि कानून में हमारे पास जो है भारत संहिता जो कोड है हमारा, उसके तहत जो है हमारे पास अगर कोई कोड भी है, जैसे जो हमारे पास पहले आईपीसी होती थी, तो यहाँ पर अगर वो कोई है हमारे पास धारा लगती है तो उसके लिए हमारा जो है जुडिशियल प्रोसेस भी होगा। बट जो डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी होती है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट।
तो इन दोनों को हम मिक्स नहीं करेंगे, ये हमारे पास अलग है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हमारे पास अलग है। यहाँ पर जो भी इंक्वायरी होगी उसके लिए हमारे पास है डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी। सो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी हमारी क्या है, अनुशासनात्मक जो भी प्राधिकारी है जो भी है वो यहाँ पर जो है क्या करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, वही सस्पेंशन ऑर्डर देते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे जस्टिस नहीं मिला है, देन जैसे हमारे पास जुडिशियल प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है एपिलेट ऑथोरिटी। ठीक है, तो ये दो चीजें हम याद रखेंगे कि हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग है। अगर कोई ऐसा जैसे मान लीजिए करप्शन का मामला है तो करप्शन के रिगार्डिंग हमारे पास आईपीसी धारा है, तो वहां पर भी केस होगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ रूल्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 35 रूल्स हैं, प्लस इसमें हमारे पास जो है 5 शेड्यूल भी हैं। एनवीएस में अगर हम बात करें तो वहां पर नंबर ऑफ पेनल्टी और शेड्यूल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए हम ये सब चीजें भी ध्यान में रखेंगे कि 35 हमारे पास टोटल रूल है, 1 बाय 1 करके जो हम सारे रूल्स देखेंगे, प्लस इसमें हमारे पास 5 शेड्यूल है जो हमें बताते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट में कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी पोस्ट आती है किस सर्विसेज में वो। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारे सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल है, जिसको हम क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स जो है वो हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड ओबे ऑल द लॉज एंड कंडक्ट रूल्स ऑन द बेसिक ऑफ एथिक्स। तो यहाँ पर हमने बात की थी अभी, जो हमारे पास क्या है, सीसीएस कंडक्ट रूल है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कि इस केस में हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, उन सभी चीजों को फॉलो करेगा। अगर किसी रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिसकंडक्ट हो जाएगा, या कोई भी मिसबिहेवियर होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। सो व्हेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, तो जब भी कोई भी वायलेशन होगा, इसके रिगार्डिंग किसी भी नियम का उल्लंघन होगा, तो हम क्या स्टार्ट कर देंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। और ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का प्रोसेस हमें बताता कौन है, ये हमारे जो है सीसीए रूल जो है वो बताते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंप्लेन आएगी, डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी के पास आएगी, उसके बेस पे हमारे डिसाइड किया जाएगा कि एम्प्लॉय के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, वो यहाँ पर होगा। ये पीपीटी आपको आपके कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जब भी कोई भी कंप्लेन आती है तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ऑन रिसीविंग कंप्लेन अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम सबसे पहले करते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी क्या है, हमारी जो बेसिक पूछताछ होती है वो हमारी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है। यानी कि जो भी अगर कोई भी आप एफआईआर भी लिखवाते हैं तो सारी चीजें होती हैं, पूछा जाता है क्या हुआ, किस टाइम हुआ, क्या कैसे था। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब भी कोई कंप्लेन आएगी, हमारा सबसे पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, पूछताछ करके ये जानना कि एम्प्लॉय अपने आप को आरोपी मानता है, नहीं मानता है, क्या केस है, कौन सा मिसकंडक्ट है, इसके बारे में सारी जांच होगी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पर अगर लगता है कि हाँ मिसकंडक्ट है और इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हमारी इंक्वायरी होती है। तो डिसीजन ऑन इनिशिएटिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। तो इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी, यानी कि ये जो हम डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का एक्शन है, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे कि नहीं, वो किस पे बेस करेगा, वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पे बेस करेगा। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जो है उसको बताया जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है, ये विटनेस है और ये डॉक्यूमेंट्स है, अगर जो वो एम्प्लॉय है सामने से खुद बोल दे कि हाँ मैं आरोपों को स्वीकार करता हूं, तो हमें इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। जो भी वो बोल रहा है उसके हम लिखित में लेंगे और उसके बेसिस पर हम जो भी पेनल्टी है वो हम यहाँ पर दे देंगे, हमें कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में क्या हुआ, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि इंक्वायरी होगी कि नहीं। एक छोटी सी बात और हम ध्यान रखेंगे, कई बार आप न्यूज में देखते होंगे, कोई भी जो है केस न्यूज में आता है और उसके बाद आपको सुनने को मिलता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट दोज मिसकंडक्ट विच सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट। जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है वो गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट तो है ही, लेकिन कोई ऐसा कई बार ऐसा कोई मुद्दा होगा जिससे लगता है कि हाँ ये मिसकंडक्ट में नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ हो गया, तो उन कामों को भी सरकार स्वीकार नहीं करती जो पब्लिक इंटरेस्ट के चलते नहीं है। जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही वो गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो हु इज ऑथराइज्ड टू फ्रेम दिस रूल। अब ये जो रूल है जो हम पढ़ रहे हैं सीसीएस सीसी रूल्स, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या है इसमें, हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये रूल बनाए किसने, Who is authorized to frame the rules to regulate the recruitment and condition of the service। तो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, सर्विस कंडीशन से रिगार्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ये रूल किसके द्वारा बनाए गए हैं, हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल के गवर्नमेंट के रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो बनाते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति है, वो यहाँ पर हमारे जो रूल्स है वो बनाते हैं। अब जो प्रेसिडेंट है वो रूल क्यों बनाते हैं, किस कारण बनाते हैं, कहां से उनको पावर मिली, तो पावर के लिए ऑब्वियसली हमारे पास क्या है,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो वहां से पावर आती है। तो जब आप सीसीएस सीसी रूल पढ़ते हैं तो सबसे पहली लाइन आपको ये देखने को मिलती है कि जो पावर है रूल्स बनाने की वो कहां से मिली है, वो हमारे आर्टिकल 309 से मिली है और आर्टिकल 148 के क्लोज 5 जो है वहां से मिली है। तो अब हमें आर्टिकल भी पढ़ना है, तो आर्टिकल 309 क्या है, 310 क्या है और आर्टिकल 148 का क्लोज 5 क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद जो हमारा 148 है उसके खंड 5 में यानी कि सब रूल 5 में दिया गया है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें बैकग्राउंड की, तो जो हमारा सीसीए रूल्स है, हमें क्लासिफिकेशन, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लेंगे, कंट्रोल, सस्पेंशन, पेनल्टीज, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कैसे होंगे, अपील, रिवीजन अथॉरिटी, रिव्यू अथॉरिटी, ये सब हमें बताता है। और इन रूल्स को बनाने की पावर हमें किससे मिली है, संविधान से मिली है, जो कि प्रेसिडेंट बनाते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 148 का 5 है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा कैग से रिलेटेड है। ये रूल हमारा क्या कहता है, ये रूल हमारा कहता है कि जो भी कंडीशन हमारी कंडीशन ऑफ सर्विस है, यानी कि जो भी सर्विस कंडीशन रूल्स बनाए जाएंगे किन के लिए, जो पीपल सर्व कर रहे हैं आईएडी डिपार्टमेंट में। आईएडी डिपार्टमेंट इज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो कि कैग का डिपार्टमेंट है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द कैग shall be prescribed by the rules made by president after consultation with the CAG। कि जो रूल है आईआईडी डिपार्टमेंट के लिए जो कि कैग के अंडर आता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट बनाएंगे। और उसकी पावर कहां से आती है, किसके जो है जहां पर कंसल्ट करके बनाएंगे, कैग के साथ परामर्श करके बनाएंगे, कैग के साथ कंसल्ट करके बनाएंगे। तो 148 का 5 कहता है कि प्रेसिडेंट रूल बनाएंगे आईआईडी डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन कैग के साथ कंसल्ट करके रूल बनाएंगे। नाउ अब हमारे पास जो है, जो हमारे पास आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास है आर्टिकल 309। आर्टिकल 309 किसके बारे में है, रिक्रूटमेंट एंड सर्विस रूल्स के बारे में है। आर्टिकल 309 कहता है कि जो भी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर है उसको पावर दी गई है, वो रूल्स बना सकती है किसके रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, और जो भी सर्विस कंडीशंस है एम्प्लॉय की उसके रिगार्डिंग बना सकती है। जो एम्प्लॉय यूनियन में है उसके लिए भी, जो एम्प्लॉय स्टेट में है उसके लिए भी। अब ये पावर किसको दी गई है, अगर जो है यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, यूनियन सर्विस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो पावर हमारे पास ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में यह पावर किसके पास है, गवर्नर के पास होती है। तो आर्टिकल 309 जो हमारा है वो हमारा सिंपली ये कहता है कि जो भी रिक्रूटमेंट है यानी कि भर्ती के जो भी नियम होंगे हमारे के एम्प्लॉय को कैसे भर्ती किया जाएगा, क्या कुछ कंडीशंस रहेंगी और वो जो है क्या सेवा शर्तें होंगी, वो कौन बनाएगा, वो हमारा प्रेसिडेंट बनाएगा। सो आर्टिकल 309 हमारा सबसे पेरेंट सोर्स है जो बोलता है कि प्रेसिडेंट सीसीए रूल्स बनाएंगे। तो हालांकि क्या है, लेजिस्लेटर है वो यहाँ पर डिसीजन लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पावर किसको दी गई है, हमारे पास प्रेसिडेंट के पास ये पावर है सेंटर के केस में, और स्टेट के केस में हमारे पास किसके पास है, गवर्नर के पास है। तो रिक्रूटमेंट हो गया, लीव है, प्रमोशन है, रिटायरमेंट है, जो भी सर्विस कंडीशन है, ये सारे रूल्स प्रेसिडेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पावर दी गई है। इसके साथ साथ अब हम 2 आर्टिकल और पढ़ते हैं, जिसमें हमारा है सबसे पहला आर्टिकल 310 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। आपने एक वर्ड सुना होगा प्रसाद पर्यंत, है ना, हम सुनते हैं कि प्रसाद पर्यंत, कि जिस पद पर एम्प्लॉय बना है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। तो आर्टिकल 310 क्या कहता है, ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, और ये क्या कहता है कि जो भी मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं, सिविल सर्विस के जो मेंबर्स हैं हमारे, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, या सिविल पोस्ट में जो भी मेंबर्स हैं हमारे, वो कब तक बने रहेंगे उस पोस्ट पर, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक। यानी कि सेंटर में जिस पोस्ट पर कोई एम्प्लॉय हायर है वो तब तक उस पोस्ट पर बना रहेगा जब तक हमारा प्रेसिडेंट चाहता है, ठीक है, तब तक बने रहेंगे। इसी तरीके से स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में कब तक बने रहेंगे, जब तक गवर्नमेंट चाहते हैं, उसके प्रसाद पर्यंत तक वो पद धारण किए रहेंगे। तो आर्टिकल 309 कहता है कि आप रिक्रूटमेंट कर लो, उसके रिगार्डिंग डिसाइड कर लो किसको अपने अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना है। आर्टिकल 310 कहता है कि आप किसी भी पर्सन को बेसिकली हटा भी सकते हो, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है हमारा ये कहता है। तो ये जो दोनों पावर है ये एक तरीके से क्या कहती है कि सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर जो है हमारा, वो यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकते हैं और किसी भी एम्प्लॉय को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे। और ऐसा तो होता नहीं, जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर होता है, जॉब सिक्योरिटी की। अब हमने ज्वाइन किया तो ऐसा नहीं कि कल को कोई भी हटा दे, एज लाइक प्राइवेट जॉब। तो ये पावर को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक और रूल है, एंड दैट इज आर्टिकल हमारा जो है 311।
आर्टिकल 311 हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट द डिसमिसल। तो जो आर्टिकल 310 पावर देता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को एम्प्लॉय को रिमूव करने की, उस पर रोक कौन लगाता है, उसके लिए हमारे पास आर्टिकल 311 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मेजर पेनल्टी के बारे में जो हम बात करेंगे स्पेशली, तो वो उनको प्रोटेक्शन प्राप्त है आर्टिकल 311 से रिलेटेड। सो आर्टिकल 311 क्या कहता है, नो पर्सन कवर्ड अंडर आर्टिकल 310 शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू वन दैट अपॉइंटेड देम। कि कोई भी एम्प्लॉय अगर है, अपॉइंट हो गया है, तो ना तो हम उसको डिसमिस कर सकते हैं, ना ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसके के जो अपॉइंटमेंट जिसने किया उसके सबऑर्डिनेट है ना, यानी कि जिस भी अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया एम्प्लॉय को, उससे नीचे वाला कोई भी पर्सन उस व्यक्ति को ना हटा सकता है, डिसमिस कर सकता है, ना रिमूव कर सकता है। या तो वो पर्सन कर सकता है, या उससे आगे ऊपर कोई भी अथॉरिटी वो कर सकता है ना। अब सेकंड क्या कहता है कि नो सच पर्सन शैल बी डिसमिस, रिमूव और रिड्यूस इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी। और ऐसा है कि हमारा आर्टिकल 311 का फर्स्ट कह रहा है कि हम रिमूव कर सकते हैं वो अथॉरिटी है उससे ऊपर वाली। तो इसका मतलब क्या कभी भी कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमारे पास वैलिड रीजन होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी पर्सन को डिसमिस कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को हम रिमूव कर रहे हैं, या उसकी जो रैंक है वो रिड्यूस कर रहे हैं, काइंड ऑफ डिमोशन अगर हम कर रहे हैं, वो हम कब कर सकते हैं? इंक्वायरी के बाद कर सकते हैं, कि एक इंक्वायरी कंडक्ट होगी और उसके बाद ही होगा ऐसा। और जब हम इंक्वायरी कंडक्ट करें तो उसके साथ हमारी दो चीजें और जुड़ जाती है, which they have been informed of the charges, कि जो एम्प्लॉय है उसको आरोपी की सूचना दी गई है, उसको हमने चार्जशीट दी है कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है इसलिए इंक्वायरी हो रही है, या फिर कोई ऐसी कंप्लेन है जिसमें हम सीधा डिसमिस कर सकते हैं तो इसलिए कर रहे हैं। और सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो यहाँ पर हमारी दो चीज निकल के आती है, एक तो हम किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस, रिमूव या जो है काइंड ऑफ रिड्यूस करें रैंक में, काइंड ऑफ डिमोशन है, वो कौन कर सकता है? जिस अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया या उससे हायर अथॉरिटी, उससे बिलो अथॉरिटी नहीं कर सकती। सेकंड, हम कब कर सकते हैं? जब हमने इंक्वायरी की हो। और इंक्वायरी जहां पर वर्ड आ गया तो दो चीजें एम्प्लॉय को एज ए प्रोटेक्शन मिलती है, जिसमें से हमारी फर्स्ट है इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस, यानी कि एम्प्लॉय को आरोपों की सूचना देना, जिसके लिए हम एम्प्लॉय को देते हैं एक चार्जशीट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड, गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और अपने उसको मौका देना कि वो अपनी तरफ से जो अपना केस है वो प्रेजेंट कर सके, वो भी बता सके कि भाई मैं निर्दोष हूं। जैसे कोर्ट में मिलता है ना फैसला कि हाँ आप जो है बता सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अब दो प्रोटेक्शन मिल गई। नो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कैन पनिश यू, यानी कि जिसमें अथॉरिटी ने आपको हायर किया उससे नीचे वाली कोई अथॉरिटी आपको निकाल नहीं सकती है। सेकंड, मैंडेटरी डिपार्टमेंट इंक्वायरी, और अगर किसी भी एम्प्लॉय को पोस्ट से रिमूव करना है तो उसके लिए इंक्वायरी जरूरी है, और इंक्वायरी जरूरी है तो दो चीजें ऑटोमेटिकली, कि एम्प्लॉय को हम चार्जशीट भी देंगे और एम्प्लॉय को जो है मौका भी देंगे अपने आप को डिफेंड करने का। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 311 का 2 है, हमने कहा कि एम्प्लॉय को हम चार्जशीट भी देंगे, हम एम्प्लॉय को मौका भी देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा प्रोविजो है कि 3 एक्सेप्शन भी है हमारे पास जहां पर हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, एम्प्लॉय को सीधा हम डिसमिस कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज। जब भी किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल चार्ज है, आपराधिक दोष सिद्धि हो गई है, कोर्ट ने फैसला सुना दिया है एम्प्लॉय क्रिमिनल है, तो वहां पर हमें इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट का जो वर्डिक्ट आ गया हम उसको मानते हैं। तो कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है कि एम्प्लॉय आरोपी है, तो इस बेसिस पर एम्प्लॉय को हम सीधा डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोर्ट ने ऑलरेडी कन्विक्ट कर दिया, प्रूव कर दिया, वर्डिक्ट दे दिया है, तो फ्रेश जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। एम्प्लॉय को इसी रीजन के बेसिस पर हम सीधा जो है जो भी पेनल्टी है डिसमिस, रिमूवल, वो हम कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्या है, इंक्वायरी नॉट रीजनेबली प्रैक्टिसेबल, जहां पर जांच जो है व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी होनी है, लेकिन वो विटनेस को डरा धमका रहा है कि आप मेरे खिलाफ गवाही नहीं दोगे, ऐसा है, या वो डॉक्यूमेंट्स की छेड़छाड़ करता हुआ पकड़ा गया है, या जो एम्प्लॉय है हमारा वही फरार हो गया। कुछ ऐसे केस जहां पर जो इस पर आरोप है उसी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हाँ यही एम्प्लॉय आरोपी है, अपने आप को बचाने की कोशिश में। तो ऐसे केस में जो डिसमिसल अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई है कि हाँ भाई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, जैसे विटनेस है उसको थ्रेटन किया गया है, या लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक डाउन किया गया है, एम्प्लॉय एब्सकॉन्ड हो गया है, वहां पर हम सीधा एम्प्लॉय को बिना किसी इंक्वायरी के डिसमिस कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, है ना। स्टेट यहाँ पर क्या है हमारा, इंडिया, हम भारत की बात कर रहे हैं। तो जहां पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, यानी कि राज्य की सुरक्षा का मामला है, कि जब प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फाई है कि हम एम्प्लॉय की इंक्वायरी करेंगे तो वो एम्प्लॉय पे जो केस है वो किसके रिगार्डिंग है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के रिगार्डिंग है, कि भारत की सुरक्षा खतरे में। तो ऐसे केस में भी हमें इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है।
ये तीनों हम यहाँ पर याद रखेंगे। क्रिमिनल चार्जेस है या इंक्वायरी प्रैक्टिसेबल नहीं है कि भाई एम्प्लॉय ने खुद ही ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है एम्प्लॉय आरोपी है, सबूत मिटाने की कोशिश की है, विटनेस गवाह को डरा धमका रहा है, तो या फिर थर्ड हमारा क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है। तो ये हम यहाँ पर याद रखेंगे। आई होप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने 4 आर्टिकल पढ़े, चारों आर्टिकल हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 148 का 5 क्या है, आर्टिकल 309 क्या है, आर्टिकल 310 क्या है और आर्टिकल 311 क्या है। ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी सीसीए रूल्स की ऑफिशियल डॉक में पहली लाइन है, ये उस तक का हमारा जो है एक्सप्लेनेशन थी कि क्या क्या चीजें हमें उसमें कवर करनी है। अब हम सीसीए रूल्स बढ़ने से पहले, उसकी तरफ बढ़ने से पहले एक और चीज हम पढ़ लेते हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और जो हमारी जुडिशियल इंक्वायरी, जिसमें हमने बात की थी कि दोनों अलग अलग है। किस केस में हम इंक्वायरी करेंगे, किस केस में हम इंक्वायरी नहीं करेंगे अगर कोर्ट का वर्डिक्ट आता है तो रिलेटेड जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन क्या है अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या कोर्ट की तरफ से कोई वर्डिक्ट आ गया है, तो ऐसे केस में जो है क्या किया जाएगा, ऐसे केस में हम क्या करेंगे। If a court acquits an employee purely on technical or procedural grounds, not on merits, a departmental inquiry can still be initiated, continued on the same allegation. कई बार आपने देखा होगा कि जो कोर्ट है फैसला सुनाता है या तो कि एम्प्लॉय बाइज्जत बरी है, एम्प्लॉय के ऊपर जो भी आरोप लगा था वो एम्प्लॉय का आरोप जो है साबित नहीं हो पाया, एम्प्लॉय निर्दोष है। सेकंड केस जहां पर एम्प्लॉय के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है, कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुना देता है कि एम्प्लॉय आरोपी है। कई बार थर्ड केस हमारा क्या होता है, कई बार जो है एम्प्लॉय आरोपी है लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर पाते, हमारे पास सबूत ही नहीं थे, हमारे पास जो है कोई किसी चीज तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, कोई प्रूफ ही नहीं मिला जिससे कि हम ये बता पाए कि एम्प्लॉय आरोपी है। तो एम्प्लॉय जो कोर्ट है वो क्या कहती है कि सबूत और गवाह न होने की वजह से एम्प्लॉय को बरी किया जा रहा है। कोर्ट ये नहीं कहती कि एम्प्लॉय आरोपी है या एम्प्लॉय आरोपी नहीं है, वो वर्डिक्ट नहीं दिए है। जो कोर्ट ने सिर्फ ये बोला कि हमारे पास गवाह और सबूत प्रॉपर नहीं आए तो इसलिए हम एम्प्लॉय को छोड़ रहे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हम ये बोले कि हाँ एम्प्लॉय को जो है जो भी पर्सन है उसको पूरा निर्दोष साबित कर दिया गया, दोषी। तो वो वाला केस जहां पर कोई भी कोर्ट जो है किसी भी पर्सन को टेक्निकल या प्रोसीजरल ग्राउंड के बेसिस पर रिहा कर देती है कि भाई सबूत नहीं थे हमारे पास इसलिए छोड़ दिया गया, कोई वर्डिक्ट नहीं आया, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा सकती है। क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया है कोर्ट ने, तो हम यहाँ पर उस सेम आरोप पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टीचर है और उस पर आरोप लगा है कि भाई जो है एम्प्लॉय जो टीचर है हमारा उसने कोई चोरी की है ना, कोई पैसों की चोरी की है किसी भी तरीके का, लेकिन हमें सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिल रही है, तो कोई हम आरोपी सिद्ध नहीं कर पाए, तो वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, कोर्ट ने छोड़ दिया कि आरोपी सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो वो मैंने छोड़ दिया। अब जो डिपार्टमेंट है वो तो इंक्वायरी कर सकती है, और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे और खंगालेंगे कहां से क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो अपनी इंक्वायरी कर सकती है क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं आया। फर्स्ट थिंग तो हम ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड, नाउ if a court gives a decision on the merit of the same allegation, a fresh departmental inquiry on identical fact is barred. अगर सेकेंड केस जहां पर कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, क्लियर कट वर्डिक्ट है, या तो एम्प्लॉय निर्दोष है या एम्प्लॉय दोषी है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुना चुका है और जो कोर्ट में प्रूव हो गया वही डिपार्टमेंट मानेगा और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, ठीक है। तो जहां पर सारी चीजें हमने देख ली है और एम्प्लॉय को मान लीजिए, अगर हम पिछला एग्जाम्पल ले वहां पर मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज सारी चीजें हो गई और एम्प्लॉय जो भी था, जो भी टीचर था, उसको निर्दोष साबित कर दिया कि निर्दोष है। अब कोर्ट की तरफ से उस एम्प्लॉय को निर्दोष साबित कर दिया गया है, तो एम्प्लॉय अब निर्दोष है। अब दोबारा हम डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वर्डिक्ट जो है क्लियर कट आ चुका है। Third, we have where dismissed employee's penalty is set aside by a court on the technical ground and further inquiry is ordered. Only the fact that already decided by the court, not decided by the court, re-examine. तो जब भी कोई भी कर्मचारी मान लीजिए डिसमिस कर दिया गया है ना और एम्प्लॉय ने अपील की है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट में है कोई भी एम्प्लॉय और हाई कोर्ट ने सजा सुना दी, उसको पनिशमेंट दे दिया कि भाई 3 साल की मान लीजिए जेल हो गई है। अब ये जो एम्प्लॉय है इसने जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील है, अब जो है सुप्रीम कोर्ट, ये वाला सवाल का आंसर आप मुझे देंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट का कोई भी केस है और हाई कोर्ट ने जो है एम्प्लॉय को सजा सुनाई है कि भाई जो है 3 साल की सजा हुई है प्लस मान लीजिए 2 लाख रुपए का फाइन हो गया। अब ये जो पर्सन है वो गया है सुप्रीम कोर्ट, इसने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हर एक केस को एक्सेप्ट करती है, यस और नो?
क्या जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जो भी हाई कोर्ट की तरफ से जो भी पर्सन है उसने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जो भी डिसीजन था उसको चैलेंज किया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस अपील को हमेशा एक्सेप्ट करेगी या फिर मना भी कर सकती है? है ना? तो जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मना भी कर सकती है, क्योंकि अगर हाई सुप्रीम कोर्ट हर एक ही केस को अगर एक्सेप्ट करने लगी तो फिर हाई कोर्ट की वैल्यू खत्म होगी ना। यहाँ पर फैसला सुनाया जा रहा है, फिर यहाँ पर हर एक की इंक्वायरी हो रही है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है और हाँ भी कर सकती है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई भी अपील की गई है, वो भी सेट असाइड, अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो या फिर कोई एम्प्लॉय ऐसा है, इसी तरीके से हमारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की तरफ से मान लीजिए कोई भी डिसीजन ले लिया गया और पर्सन ने अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील की, तो अपीलेट अथॉरिटी के पास भी पूरी पावर है, या तो वो उसको जो है दोबारा से इंक्वायरी करने का ऑर्डर दे या ना भी दे। और जहां पर भी ऐसा होगा, मान लीजिए एम्प्लॉय के खिलाफ दो केस थे, दो केस पे आरोप लगे थे, एक पे तो जो है कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया और एक पे जो है कोई वर्डिक्ट नहीं आया, तो जिसपे वर्डिक्ट आ चुका अभी हमने पढ़ा उस पे तो हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, लेकिन जिसपे वर्डिक्ट नहीं आया है वहां पर हमारी क्या होगी, वहां पर जो भी हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो हम यहाँ पर करेंगे। मान लीजिए कोई भी टीचर है, उसको डिसमिस कर दिया गया है, उसको डिफेंड करने का अपने आप का जो है मौका भी नहीं दिया, अब कोर्ट ने डिसमिसल कैंसिल कर दिया, तो डिपार्टमेंटल जो है फ्रेश इंक्वायरी कर सकती है प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, क्योंकि डिसमिस कैंसिल हुआ है। अगर कोई एम्प्लॉय को डिसमिस किया गया कोर्ट में जो है, वहां पर जो है कैट में गया और वहां पर डिसमिसल के लिए, तो डिसमिसल जो है हमारा अभी कैंसिल हुआ है, लेकिन इंक्वायरी की जा सकती है कि सही था कि नहीं था, वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इंक्वायरी इनटू अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, अब कई बार यहां से पूछा जाता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है हमारा रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो क्या उसके खिलाफ कोई भी अगर कंप्लेन आई है तो वहां पर हम एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो चीज याद रखनी होती है, तो सबसे पहले तो अगर कोई एम्प्लॉय हमारा रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो क्या हम उसके खिलाफ इंक्वायरी कर सकते हैं, तो आंसर है हमारा यस, बस कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय जब रिटायर हुआ उससे पिछले 4 साल का हो तो ही हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जो है हमारा जो है एम्प्लॉय हमारा रिटायर्ड हो गया 2026 में और उसकी जो कंप्लेन थी कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का पता चला कि भाई 2025 में कोई गबन हुआ था, इस एम्प्लॉय ने क्या था, तो हम यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 4 साल के अंदर है। अगर ये एम्प्लॉय हमारा रिटायर होगा 2026 में, हम कोई 2020 का केस लेकर आए कि भाई उस टाइम की कोई सजा पर, उस टाइम का कोई आरोप पता चला है, तो अब हम नहीं कर सकते, हम 4 साल तक का ही कर सकते हैं। और यहाँ पर भी क्योंकि एम्प्लॉय हमारा रिटायर हो गया है तो उसके लिए हमें किसकी सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, प्रेसिडेंट की सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ये हमें याद रखना है। सबसे पहली चीज कि रिटायरमेंट के 4 साल पहले तक की कोई कंप्लेन हो, उस टाइम का कुछ जो है मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर हो जिसके खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं। सेकंड, क्योंकि एम्प्लॉय हमारा रिटायर हो चुका है तो प्रेसिडेंट जो है उसकी सैंक्शन यहाँ पर हमारी जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जो है यहाँ पर कवर कर ली है। नेक्स्ट हमारा, अगर एम्प्लॉय की जो है इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी के दौरान अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो क्या होगा। अब सोच के देखो, अगर मान लीजिए कोई इंक्वायरी चल रही है और किसी एम्प्लॉय की डेथ हो भी गई, तो जो डेथ हो गई इस केस में, तो अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो एम्प्लॉय अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। पहली बात तो एम्प्लॉय अगर आरोपी सिद्ध भी हो गया तो हम एम्प्लॉय को कोई फैसला नहीं सुना सकते, उसको कोई सजा नहीं दे सकते। ठीक है, तो अननेसेसरी किसको जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, फैमिली के जो बेनिफिट्स है उनकी कटौती होगी। तो ऐसे केस में जहां पर हमारी इंक्वायरी चल रही है और कोई भी जो है नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं और एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो जो भी चार्जेस थे वो हम वहीं की वहीं इंक्वायरी हम खत्म कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, कोई हम चार्जेस प्रूव नहीं करेंगे और ना ही कोई पेनल्टी लगेगी, तो इंक्वायरी हमें तभी की तभी टर्मिनेट हो जाएगी। तो जैसे एम्प्लॉय की डेथ होगी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हमारी जो है तुरंत तभी की तभी हमारी बंद कर दी जाएगी और इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे एम्प्लॉय का कभी सस्पेंशन हुआ नहीं, कोई कंप्लेन आई ही नहीं और एम्प्लॉय की फैमिली को पूरा बेनिफिट जो है वो हम यहाँ पर देंगे। स्टेट में हमारे पास गवर्नर है। ठीक, आई होप क्लियर है यहाँ तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन कि हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि डिपार्टमेंटल अलग होती है इंक्वायरी और जो है हमारी जुडिशियल प्रोसेस जो है वो हमारा अलग होता है। नाउ कमिंग टू द रूल, वी हैव द 35 रूल जिसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 2 3 है। 1 2 3 रूल नंबर हम हमेशा याद रखेंगे। अभी आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है, सिलेबस नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम अगर स्पेशली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बार सिलेबस में गो थ्रू कर रहे हैं, बार बार हम बाकी और रूल्स भी पढ़ेंगे तो पहले 3 रूल्स तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। फर्स्ट रूल हमेशा सबका सेम
सेम होगा, शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। रूल कब आए, क्या फुल फॉर्म है, वो होता है सेकंड और थर्ड में। हमारे पास कई बार सेकंड में डेफिनेशन होती है, कई बार थर्ड में होती है। इसी तरीके से रूल किस पर अप्लाई होगा, वो कई बार सेकंड रूल में होता है, कई बार थर्ड में होता है, उसके अकॉर्डिंग आप याद रख लेंगे। रूल नंबर 4 to 8 अगर हम बात करें तो इसको हम क्लासिफिकेशन डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो हमें रूल नंबर 4 to 8 बताते हैं। रूल नंबर 9 to 21 जो है हमारा, वो है हमारा सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन के रिगार्डिंग रूल क्या है, फिर हमारी डिसिप्लिन अथॉरिटी क्या होती है, पेनल्टी कैसे होगी, किस तरीके से इंक्वायरी होगी हमारी जो है, मेजर पेनल्टी की कैसे होगी हमारे पास जो है, या माइनर पेनल्टी जो है उसकी हमारे पास क्या होगी, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 22 जो है हमारा 32, वो है हमारा अपील के बारे में, कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने आप को फील करता है कि भाई जस्टिस नहीं हुआ है, मैं निर्दोष हूं, मुझे दोषी साबित कर दिया गया है, तो अपीलेट अथॉरिटी के पास कैसे अप्रोच किया जाएगा, कितने दिन में अप्रोच किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, कैसे इंक्वायरी होगी, वो सारी चीजें। देन हमारे पास रूल नंबर 33 to 35, वो हमारे पास अदर्स हैं। जैसे इन रूल्स में डाउट होता है तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कौन से रूल्स थे, वो सारी चीजें हमारे पास जो है वो यहाँ पर है। रूल नंबर 1 से स्टार्ट है, अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर रूल याद रखने हैं, आई विल लेट यू नो। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इमीडिएटली आफ्टर द डेथ क्लोज हो जाएगी। ठीक है, वो उसकी तरह, और वहां पर हमारा जो है किसी भी तरीके का कोई भी जो आरोप है वो हमारे सिद्ध होगा। तो आपकी जो बुक्स है, यहाँ से आपके रूल जो है स्टार्ट है, यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट है। दैट वाज जस्ट कि आपको जो एक लाइन लिखी है वो डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये जो चीजें पढ़ी है वो बीच में भी आएंगे हमारे पास यहाँ पर। सो नाउ स्टार्टिंग टू द मेन टॉपिक, जो हमारा पार्ट 1 है। सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, याद रख सकते हैं तो याद रखेंगे, नहीं भी याद रखना चाहेंगे, बाकी रूल्स पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि रूल नंबर याद रखना है, अपने आप याद हो जाएगा आपको ये। रूल नंबर जो 1 है हमारा, दैट इज शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शोर्ट टाइटल यानी कि हम इस रूल को जो है शॉर्ट फॉर्म में हम कह रहे हैं कि ये रूल जो है हमारे सीसीए रूल्स हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बताते हैं ये रूल। सेकंड हमारा कमेंसमेंट, यानी कि इन रूल्स की शुरुआत कब हुई, ये रूल्स कब आए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको सब बताऊंगी। तो अपने नोट्स में आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, नोट पैड पेन लेके बैठे तो वहां पर लिख सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कैसी तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 का सब रूल 1 हमारा क्या कहता है कि जो हमारी सीसीए रूल्स है, इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, जो हमने अभी पढ़ी भी है, आई होप अब आपको याद भी रह जाएगा कि क्या क्या चीज है हमारी इसमें। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल बहुत ही ईजी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में, अब मैं प्रीवियस ईयर की जब मैं बात करूंगी तो मैं सभी प्रिंसिपल एग्जाम की बात करके चल रही हूँ, यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ये हमारे है ना, क्योंकि हमें सारे पेपर देखने हैं। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सीसीए की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हम याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। सेकेंड, ये रूल हमारे लागू कब हुए, कि किस तारीख को हमारे रूल आए थे, ये हमारे आए थे 1 दिसंबर 1965 को। डेट, मंथ, ईयर तीनों याद रखनी है, एग्जाम में ईयर बहुत कम आता है, हमेशा डेट, मंथ, ईयर तीनों चीज आएंगी। तो हम याद रखेंगे कि 1 दिसंबर 1965 को हमारे जो ये सीसीए रूल्स हैं ये आए थे। ठीक है, 2 लाइन है, दोनों में से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको यहाँ पर याद रखने। नाउ टू द सेकंड हमारा क्या है, इंटरप्रिटेशन है, यानी कि यहाँ पर जो है वो दी गई है परिभाषाएं। अब इस रूल को समझने से पहले या किसी भी रूल को समझने से पहले वहां पर काफी सारी डेफिनेशन होंगी कि इनको क्या चीजें कहा जाता है, लेकिन सीसीए रूल की डेफिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके समझ लेते हैं सबसे पहले, तब हम देखेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या कहा गया। सबसे पहले तो अभी हमने बात की थी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की। ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जिसको हम अनुशासनात्मक जो है प्राधिकारी कह रहे हैं, ये जो हमारा बोर्ड है, इसका काम क्या है, ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है इसके पास जो भी कंप्लेन आएगी सबसे पहले यहाँ आती है। कंप्लेन आएगी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसके बेसिस पर ये डिसाइड करेगी इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहला इसका काम क्या है, डिसीजन लेना इंक्वायरी पर, डिसीजन ऑन इंक्वायरी कि इंक्वायरी होगी भी या नहीं होगी, ये काम किसका है, ये है हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का। सेकंड, अब जो है इंक्वायरी होगी, मिसकंडक्ट है तो उसके रिगार्डिंग हम जो एम्प्लॉय है उसको हम चार्जशीट देते हैं कि भाई आपके ऊपर ये आरोप लगा है और इस रूल का आपने उल्लंघन किया, वो हम एम्प्लॉय को बताते हैं, प्लस क्या डॉक्यूमेंट, क्या विटनेस आए हैं वो हम देते हैं चार्जशीट में। तो जो चार्जशीट बनेगी प्लस इसके जो है काउंटर साइन जो होंगे इस चार्जशीट पर,
वो कौन करता है, वो करती है हमारी डिसिप्लिन अथॉरिटी। ये सारी चीजें हमारे पास रूल्स में आएगी, बट ये आपको याद रहे इसलिए है क्योंकि रूल्स नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपको सीधा स्टेटमेंट्स मिलते हैं कई बार एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी में तो आई भी है डिसिप्लिन अथॉरिटी और हमारी जो है इंक्वायरी अथॉरिटी से रिलेटेड, सो सीधा स्टेटमेंट मिलती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो डिसिप्लिन अथॉरिटी डिसीजन लेंगे इंक्वायरी होगी कि नहीं, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बेस पर सेकंड चार्जशीट बनाएगी और उस पर साइन किसके होते हैं, चार्जशीट पर डिसिप्लिन अथॉरिटी के होते हैं। अब जब हमारी इंक्वायरी होनी है या इंक्वायरी हमारी डिसाइड हो चुका है कि इंक्वायरी होगी या इंक्वायरी हमारी चल रही है, उस टाइम पर हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं। तो सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो कौन देता है, वो भी हमारी डिसिप्लिन अथॉरिटी देती है। तो इंक्वायरी पर डिसीजन लेना, चार्जशीट बना के देना, सस्पेंशन यानी कि निलंबन जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा किसके बेसिस पर है, हमारा डिसिप्लिन अथॉरिटी डिसाइड करेगी, वो यहाँ पर सस्पेंशन ऑर्डर दे सकती है। अब जो इंक्वायरी होगी वो चाहे तो डिसिप्लिन अथॉरिटी खुद कर सकती है या वो अलग से एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना सकती है। तो अपॉइंट्स, इंक्वायरी जो हमारी अथॉरिटी है उसको अपॉइंट करती है और इसके साथ साथ एक और ऑफिसर को अपॉइंट करती है जो है हमारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर। अब इनका काम क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। या चाहे तो खुद इंक्वायरी कर सकते हैं या इंक्वायरी अथॉरिटी हमारी जो है वो बिठाएगी या प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है हमारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या जो हमारी इंक्वायरी जो भी प्राधिकर्ता है वो यहाँ पर बिठाएगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जब डिसिप्लिन अथॉरिटी है, पेनल्टी जो देनी है किसी भी एम्प्लॉय को, वो जो है कौन डिसाइड करेगा, वो ये अथॉरिटी डिसाइड नहीं करते, इंक्वायरी अथॉरिटी। इंक्वायरी अथॉरिटी का काम है बस इंक्वायरी करो और बताओ कि आरोप सिद्ध हुआ या नहीं। पेनल्टी कौन देगा, पनिशमेंट कौन देगा, ये हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी देती है, ठीक है। तो पेनल्टी या पनिशमेंट देना इसका काम है, डिसिप्लिन अथॉरिटी का काम है, ठीक है। तो ये कुछ काम है हमारे मेन जो हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करती है। इसके अलावा हमारे पास और भी अथॉरिटी हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि जो भी आपको अपॉइंट कर रही है, नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा प्राधिकारी जो आपको अपॉइंट कर रहा है, आपको नियुक्त करता है ना, नियुक्त प्राधिकारी जो है आपकी, वो कौन करता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो जो भी आपको किसी सर्विस पर, किसी पोस्ट पर अपॉइंट करता है, दैट इज अ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसके बाद हमारे पास आएगी एक कैडर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब कैडर अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है, किसी भी एक कैडर के लिए, किसी भी एक ग्रुप ऑफ सर्विस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल के लिए, डीओई स्कूल के प्रिंसिपल है, कौन अपॉइंट करे, यूपीएससी करे, तो सभी प्रिंसिपल के लिए, सभी वाइस प्रिंसिपल के, एक कैडर के लिए, दैट इज अ कैडर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास है इंक्वायरी अथॉरिटी, जो भी हमने बात की, जिसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी करना। ये हमारी इंक्वायरी अथॉरिटी का काम है कि सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी करना है, ये कोई पेनल्टी नहीं देगी, ये बस आरोप सिद्ध हुआ कि नहीं, सिर्फ इतना बताती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपीलेट अथॉरिटी के बारे में, है ना, जब हमने पढ़ा फुल फॉर्म के बारे में, क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, वहां पर हमने पढ़ा अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि जिसको भी हम अपील कर सकते हैं, अपील प्राधिकारी कौन है हमारा, जिसके पास हम अपील कर सकते हैं, नाम से पता चल रहा है। अगर हम डिसिप्लिन अथॉरिटी के डिसीजन से जो है सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपील करने कहाँ जाएंगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। ये हमारे पास कुछ अथॉरिटी जो कि अथॉरिटी है ना। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिन अथॉरिटी सेम भी हो सकते हैं, हर एक पोस्ट के लिए अपनी जो अथॉरिटी है वो आपकी डिफाइंड है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिन अथॉरिटी सेम हो सकती है। डिसिप्लिन अथॉरिटी जो अपीलेट अथॉरिटी है वो हमेशा डिसिप्लिन अथॉरिटी से सीनियर होगी, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म है, एक है हमारे पास रिवाइजिंग अथॉरिटी, एक है हमारे पास रिव्यूइंग अथॉरिटी। नाउ रिवाइजिंग और रिव्यूइंग अथॉरिटी, ये कोई अलग से अथॉरिटी नहीं है, जैसे अपीलेट अथॉरिटी हमारी अलग से अथॉरिटी है, डिसिप्लिन अथॉरिटी हमारे पास अलग से अथॉरिटी है। दीज टू आर टर्म्स जो हम यूज करते हैं किसी भी अथॉरिटी के लिए। अब रिवाइजिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है, रिवाइजिंग अथॉरिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये इंक्वायरी अथॉरिटी है, ये इंक्वायरी कर रही है, जैसे आपने कई बार केस में भी देखा होगा, कोर्ट में भी जो है, फिल्मों में, मूवीज में भी देखा होगा, कोर्ट में कई बार क्या होता है कि जैसे फैसला सुनाने वाले होते हैं लेकिन कोई और गवाह सबूत ऐसा आ जाता है, या जो है केस को लगता है कोर्ट को कि नहीं और टाइम चाहिए, हमें देखना है कि कोई गलत फैसला ना ले ले, तो वो पूरे केस को दोबारा से देखते हैं, रिवाइज करती है ना, तो दैट इज रिवाइजिंग अथॉरिटी। जब भी इंक्वायरी अथॉरिटी डिसीजन ले रही है कि कोई एम्प्लॉय आरोपी है या नहीं है, और ये फैसला सुनाने से पहले लास्ट मोमेंट पर उसे लगता है कि एक बार हमें दोबारा रिवाइज करना चाहिए, विटनेस अब जो है अपने बयान से पलट रहा है, या कोई और हमें जो है डॉक्यूमेंट या कोई विटनेस मिल गया जिससे हमारा पूरा केस जो है चल रहा था, जो हम डिसीजन लेने वाले थे, वो डिसीजन पूरा बदल सकता है, तो जब वो रिवाइज करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवाइजिंग अथॉरिटी कहते हैं। रिव्यूइंग अथॉरिटी जो है
ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये हमारा एक अलग वर्ड है, ठीक है, सुप्रीम वर्ड, ये हम जो है यूज करते हैं सेम काम के लिए। लेकिन जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि भाई पूरा केस जो है मुझे रिवाइज करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट भी डिसिप्लिन अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी का हिस्सा हो सकते हैं। जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि मुझे जो है दोबारा पूरे केस को रिवाइज करना चाहिए, गलत फैसला न ले लूं, तो हम जो है रिव्यूइंग अथॉरिटी यूज करते हैं। अब जो ये रिवाइजिंग है, ये तो हम किसी अथॉरिटी के लिए यूज कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये वर्ड हम प्रेसिडेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा रिव्यूइंग अथॉरिटी रूल नंबर 29A में आफ्टर अमेंडमेंट जोड़ा गया था। अब कैसे याद रखें रिवाइजिंग कौन सी थी, रिव्यूइंग कौन सी थी, तो आप जो है अपने स्कूल से याद रख सकते हो। जैसे आपके स्कूल में मल्टीपल टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स अपना सिलेबस पढ़ाएंगे फिर रिवाइज करवाएंगे, तो दैट इज द रिवाइजिंग अथॉरिटी, कि वो क्या कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत अथॉरिटी है, डिसिप्लिन अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी है, तो ये जब रिवाइज करें दैट इज रिवाइजिंग अथॉरिटी। अब जो स्कूल प्रिंसिपल है वो चाहे तो वो भी क्लास ले सकता है, वो भी रिवाइज करवा सकता है, तो प्रेसिडेंट भी रिवाइज अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है, जिसी तरीके से। लेकिन रिव्यू करना, अब लर्निंग वर्क पे जाना, टीचर्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना, किसका काम है, प्रिंसिपल का, एक ही है वो करते हैं। तो यहाँ पर भी रिव्यू करना जिस तरीके से प्रिंसिपल करता है, वो किसका काम है, प्रेसिडेंट का। तो जब प्रेसिडेंट ऐसा करेंगे तो रिव्यू अथॉरिटी है, ठीक है। तो रिव्यूइंग अथॉरिटी रिवाइजिंग अथॉरिटी हो सकती है, बट रिवाइजिंग रिव्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। ये हमारा हो गया है किसके रिगार्डिंग, जो भी हमारी अथॉरिटी थी वो हमने पढ़ लिया। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है। सो रूल नंबर 2 जो हमारा इंटरप्रिटेशन यानी कि परिभाषाओं से रिगार्डिंग है, हमारी जो भी डेफिनेशन है वो यहाँ पर दी गई है। एनी डाउट टिल हियर, यहाँ तक क्लियर है सबको। सुनो एक एक करके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, नियुक्ति प्राधिकारी कहते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी हमारा क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जिसका काम क्या है, अपॉइंटमेंट करना, ठीक है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी जो भी होगी, दोज एम्पावर टू अपॉइंट और विच एक्चुअली अपॉइंटेड द गवर्नमेंट सर्वेंट, जिसके पास पावर है वो अपॉइंट करने की या जिसने अपॉइंट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है कोई पर्सन टीजीटी है, उस पर हायर हुआ है ना, फिर उसका प्रमोशन हो गया, पीजीटी बन गया, फिर उसका प्रमोशन हो गया, वीपी बन गया। तो यहाँ पर जब उसको अपॉइंट किया था किसी अथॉरिटी ने, तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी। अब जब पर्सन हमारा पीजीटी बन गया तो और उसके बाद वीपी बन गया, तो वीपी के लिए वो सेम अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं रही जो उसने अपॉइंट किया था। अब जो वीपी की पावर जिसके पास है, जो अपॉइंट कर सकता है, वो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। तो जरूरी नहीं कि जब आपको किसी ने अपॉइंट किया वही अपॉइंट अथॉरिटी रहेगी, जिस पोस्ट पर आप हो उसके लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो आपकी अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो हम याद रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने एक बार ज्वाइन किया तो उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेम रहेगी, टीजीटी से पीजीटी बने, वीपी बने, तो वीपी की जो हायरिंग करेगा, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही आपकी अथॉरिटी है, चाहे आपको हायरिंग या प्रमोशन से आए हो तो भी, ठीक है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी पोस्ट के साथ चेंज होती है, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कैडर अथॉरिटी, जैसे भी हमने बात की फॉर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए कौन हायर कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है। तो जो भी अथॉरिटी इन रूल्स के रिगार्डिंग होगी, भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए कोई हायरिंग कर रही है, वो हमारी क्या है, कैडर अथॉरिटी। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट जो है वो हमारे पास है। तो जो भी सिविलियन सर्विस है, सिविलियन पोस्ट है, उन पर तो हमारे रूल लागू होते ही होते हैं, हर एक रूल लागू होगा। तो इसमें हमें कोई ऐसा याद रखने की नहीं है कि कौन सा हुआ कौन सा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर एक रूल जो है हमारे सभी सिविलियन सर्विस और पोस्ट के लिए है। और उसके साथ साथ हम क्या याद रखेंगे, डिफेंस सर्विस में भी हमारे रूल लागू होते हैं, लेकिन कहां पे, जो सिविलियन ग्रुप है, ठीक है। तो जो भी सिविलियन है हमारे डिफेंस सर्विस में, उन पर हमारे रूल जो है लागू होते हैं, ठीक है। तो जो भी सिविलियन पोस्ट होती है डिफेंस पे, उन पे भी हमारे यही रूल लागू होंगे। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर हमारे रूल लागू होते हैं, सिविल सर्विस पर, सिविल पोस्ट पर, प्लस जो भी डिफेंस में सिविलियन पोस्ट है उन पर भी हमारे ये रूल लागू होते हैं। नेक्स्ट वी हैव दी कमीशन। कमीशन हमारा क्या है, आयोग। हम सेंट्रल जो है सर्विसेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कौन है, यूपीएससी है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा जो है कमीशन है, आयोग है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेंस सर्विसेज। तो डिफेंस सर्विसेज क्योंकि अभी हमने
बात की कि हमारे जो ये रूल हैं ये हमारे सेंट्रल सिविल सर्विसेज और पोस्ट में प्लस जो डिफेंस में सिविलियन है उन पर भी लागू होते हैं। तो डिफेंस सर्विसेज यानी कि ऐसे सर्विसेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आती है, लेकिन किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, जिसको सैलरी मिल रही है डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से या आर्मी एक्ट या नेवी या एयरफोर्स एक्ट उनसे नहीं मिल रही। नेक्स्ट है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का विभाग। तो डिपार्टमेंट क्या है, हमारे पास अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट है। तो इसी तरीके से कोई भी जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा नोटिफाइड की गई है ऑफिशियल गेजेट में, राजपत्र में, एज ए डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी ये डिपार्टमेंट बनाया गया है, इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया, ऑफिशियल गजेट राजपत्र में जो है पूरा नोटिफाई किया गया, दैट इज आवर डिपार्टमेंट। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के क्या क्या काम थे, आई होप सबने नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ पर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डेफिनेशन हमारी सिंपली भाषा में ये कहती है कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको के पास पावर है, जो हम रूल नंबर 11 पढ़ेंगे उसके तहत पेनल्टी लगाने की, तो वो अथॉरिटी हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। ठीक है, रूल नंबर 10 सस्पेंशन है, 11 हमारा पेनल्टी है। तो जो भी अथॉरिटी के पास पावर है कि वो पेनल्टी लगा सकती है रूल नंबर 11 के तहत, वो हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। इसके साथ हम एक और टर्म पढ़ते हैं, दैट इज एडहोक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। जैसे एडहोक टीचर्स भी होते हैं, है ना, हम हायर करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम हायर करते हैं, जैसे पर्पस ऑल वो उनको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर भी मान लीजिए जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वही कंप्लेन कर दे, है ना, वही जो है कंप्लेनेंट की वही कंप्लेन करे यहाँ पर, या वो खुद विटनेस है किसी केस में, तो ऐसे केसेस में जहां पर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो खुद वो केस हैंडल नहीं कर सकती। दो केसेस में, अगर मैं किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रही हूँ और मैं इंक्वायरी में, तो ऑब्वियसली अगर मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेन की है तो 99.99% चांसेस है कि मैं उस एम्प्लॉय को या जो भी पर्सन है उसको मैं आरोपी घोषित करूंगी, क्योंकि कंप्लेन मैंने की है ना। सेकेंड, मैं विटनेस हूं तो मैं इंक्वायरी का जो है हिस्सा नहीं हो सकती, तो वो भी यहाँ पर। तो जो अगर मैंने कंप्लेन की है या फिर जो है मैं किसी ना किसी तरीके से कंप्लेन से रिलेटेड हूं, तो मैं यहाँ पर इंक्वायरी में नहीं हो सकती, या मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन है तो उसके लिए भी नहीं हो सकती। तो वहां पर जो है हमारा वो आपको यहाँ पर करना है। तो officer who has been specified by a special order of the president to act as a disciplinary authority where the prescribed disciplinary authority is or will be the complainant and or the material witness or directly concerned with the disciplinary authority। जहां पर कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के खिलाफ कंप्लेन है या वो विटनेस में है, तो उस टाइम के लिए, उस केस के लिए स्पेसिफिकली वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं देख सकती वो केस। उसके लिए प्रेसिडेंट जो है हमारे जनरल या स्पेशल ऑर्डर से एक और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाएंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एडहोक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कह रहे हैं। जैसे वो केस खत्म हमारा, ये हमारी डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, you can note down in your notes if you want to note down in your basically जो भी आपके पास हार्ड कॉपी बुक्स है उसमें आप जो है अंडरलाइन कर लो कि कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिखना है तो ये क्लास आप बाद में देख सकते हो, स्पीड कम या ज्यादा करके। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि आपके नोट्स में सारी चीजें हैं तो हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ पर है तो वो आपको लिखने की जरूरत है। एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट अथॉरिटी हमारी क्या है, अपीलीय प्राधिकारी, नाम से पता चला, भी हमने डिस्कस किया था, जिसके पास हम अपील करेंगे। तो जो अथॉरिटी जो कि हमारे प्रेसिडेंट द्वारा बनाई गई है कि एपिलेट अथॉरिटी है, वो जनरल ऑर्डर से भी हो सकती है, वो हमारा स्पेशल ऑर्डर से भी हो सकती है, जिसका काम क्या है, जिसके पास हम जाकर अपील कर सकते हैं। अब अपील किसके रिगार्डिंग करेंगे, अपने अपील जो है हमारी, अगर एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया, यानी कि एम्प्लॉय को हमने जो है निलंबित कर दिया गया, निलंबन के खिलाफ, या एम्प्लॉय को कोई भी पेनल्टी दी गई है, उसको किसी भी तरीके का कोई भी सजा सुनाई गई है, यानी कि रूल नंबर 10 जो हमारा सस्पेंशन है, रूल नंबर 11 जो हमारी पेनल्टी है, इसके खिलाफ। ठीक है, प्रेफर बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट ही मे कंफर्म। तो अपील हम कर सकते हैं, अगर सस्पेंशन है, पेनल्टी है, उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। अब जो अपीलेट अथॉरिटी है उसका काम क्या है कि वो कंफर्म भी कर सकती है कि भाई ठीक है आ गई है, हम इस पे अभी लेंगे एक्शन। मॉडिफाई भी कर सकती है, कोई भी जो है सजा दी गई उसको मॉडिफाई करना, वो भी कर सकती है। सेट असाइड भी कर सकती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट हर एक केस को नहीं लेती, डिपेंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस कंसिडर करती है, तो अपीलेट अथॉरिटी भी उसके अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकती है, अदरवाइज सेट असाइड कर सकते हैं, भाई इसको अपील की जरूरत नहीं है। सजा को रिड्यूस कर सकती है, बढ़ा सकती है, कोई और पेनल्टी भी लगा सकती है, दोबारा इंक्वायरी करने के आदेश भी दे सकती है। तो ये सारी चीजें हमारी कौन दे सकती है, अपीलेट अथॉरिटी। ये अपीलेट अथॉरिटी के पास हमारे पास पावर होती है।
नेक्स्ट हमारे पास रिवाइजिंग ऑथोरिटी, जो अभी हमने बात की थी कि जब भी कोई भी ऑथोरिटी या फिर प्रेसिडेंट को अपने आप से ऐसा लगे कि भाई जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हमें दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है, या जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं एक बार फिर से हमें देखने की जरूरत है ताकि हम गलत फैसला ना ले ले, तो वो ऑथोरिटी रिवाइजिंग ऑथोरिटी होगी। तो ये भी जैसे मान लीजिए अपीलेट ऑथोरिटी को अगर हम रिवाइजिंग ऑथोरिटी ले, वो ऐसा करे तो कंफर्म कर सकते हैं, सेट असाइड है, रिड्यूस, पेनल्टी घटाना बढ़ाना, दोबारा इंक्वायरी करने के निर्देश, वो सब चीजें हो सकती हैं। और रिव्यूइंग ऑथोरिटी जहां पर सिर्फ प्रेसिडेंट को ऐसा लगे, यहां पर हम ऑथोरिटी की बात नहीं कर रहे, जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है जब ऐसा लगेगा कि पूरा केस दोबारा से देखने की जरूरत है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रिव्यूइंग ऑथोरिटी कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है, आप सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट सरकारी कर्मचारी, जब भी आप किसी भी सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट पर है, यानी कि मेंबर ऑफ ए सर्विस और सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, तो वो क्या है, वो आप गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉरेन सर्विस पर भेजा दिया जाए तो वो तब भी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहेगा। हम उसको डेप्यूट कर दे तो भी वो जो है किसी और को उधार दे दे, डेप्यूट कर दे तो भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा। अगर हम जो है स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेंटर में आ गया, सेंटर से स्टेट में चला गया, तो भी हमारे पास जो है वो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहेगा। रिवाइजिंग में हमने पढ़ा कि दो अथॉरिटी है हमारे पास, एक है हमारे पास रिवाइजिंग और एक है हमारे पास रिव्यूइंग अथॉरिटी। तो जो हमारे पास रिवाइजिंग अथॉरिटी है उसका काम क्या है, रिवाइज करना। तो वहां पर हमारे पास कोई भी अथॉरिटी, चाहे डिसिप्लिनरी हो या फिर जो है हमारी इंक्वायरी अथॉरिटी हो, अपीलेट अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो, वो होगी यहाँ पर, ठीक है, जिसका काम क्या है, केस को दोबारा रिवाइज करना और देखना कि भाई जो है सही फैसला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, पूरे केस को दोबारा इस तरीके से रिव्यू करना। एंड रिव्यू जो है हम सेम ही चीज है, सेम ही काम है, बट आउट ऑफ ऑनर जो है हम सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेसिडेंट के लिए यूज कर रहे हैं रिव्यू अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एचओडी और एचओ, दो टर्म है, दोनों याद रखनी है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि एचओडी क्या है, एचओ क्या है, ये पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन कहां से ली गई है। तो जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो डेफिनेशन हमारी कहां से ली गई है वो हम याद रखेंगे। तो एचओडी जो डेफिनेशन है वो हमारी आती है FRSR रूल से, यानी कि फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल से हमारी आती है, ये हमें याद रखनी है। अब जो एचओडी है वो कभी किसी पोस्ट के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हो सकता है, कभी किसी पोस्ट के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हो सकता है, कभी अपीलेट अथॉरिटी भी हो सकता है, कभी रिव्यूइंग अथॉरिटी भी हो सकता है। तो ये सारी पावर है, लेकिन हमें स्पेशली ये याद रखना है यहाँ पर कि ये डेफिनेशन हमने ली कहां से है। तो ये हमने ली है फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल FRSR से। नेक्स्ट वी हैव एचओडी के साथ साथ हमारा एचओ जो हमारा कार्यालय प्रमुख है। तो एचओडी ज्यादातर हम यूज करते हैं फॉर ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट, और फॉर सी एंड डी पोस्ट जो है हम यूज करते हैं, सी एंड डी सर्विसेज के लिए हम यूज करते हैं एचओ, हेड ऑफ ऑफिस। तो ये डेफिनेशन कहां से ली गई है ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये हमारी ली गई है GFR से, जर्नल फाइनेंशियल रूल जो हम इसको बोलते हैं, यानी कि सामान्य जो वित्तीय नियम है, वहां से इस डेफिनेशन को लिया गया है, ठीक है। तो वो हम याद रखेंगे। एचओ भी कभी किसी के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, यानी कि नियुक्ति अधिकारी होगा, कभी अनुशासनात्मक होगा, कभी अपील या कभी समीक्षा, अपॉइंटिंग, डिसिप्लिनरी, अपीलेट, रिव्यू, कोई भी रिवाइजिंग, कोई भी अथॉरिटी हो सकता है। दोनों याद रखना है, एचओडी FRSR से लिया गया, एचओ जो है हमारा वो GFR से लिया गया। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल, यानी कि अनुसूची। तो जब ये 35 जो रूल्स हैं, इसके बाद अगर आप देखोगे हमारे पास टोटल 5 शेड्यूल है। नंबर हम याद रखेंगे, किस शेड्यूल में क्या दिया गया वो भी हम याद रखेंगे। पिछले एक एग्जाम में शेड्यूल से भी पूछा गया था कि शेड्यूल किसके बारे में, तो वो हमें याद रखना है कि किसके बारे में, ठीक है, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो जो भी इस रूल के जो शेड्यूल है वो हमारा शेड्यूल। नेक्स्ट वी हैव द सेक्रेटरी, जो हम हिंदी में बोलते हैं कि सचिव है। तो सचिव कौन होगा, जो भी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में। इसमें हमारा स्पेशल सेक्रेटरी भी हो सकता है, एडिशनल सेक्रेटरी भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट इंचार्ज ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हो सकता है, या फिर कैबिनेट प्रेसिडेंट या PM सेक्रेटरी जो है, प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी, कोई भी हो सकता है। अब ये सेक्रेटरी कौन सा किस पोस्ट पे होता है, कौन किसके अंडर आता है, ये सब हम जब ऑफिस प्रोसीजर पढ़ेंगे वहां पर हम इसको जो है क्लियर करेंगे। हाँ, एचओ हम ज्यादातर ग्रुप C और D सर्विस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेम ही होते हैं, एचओडी एचओ का सेम ही काम है। तो एचओडी हम ज्यादातर AB पोस्ट के लिए, जो सीनियर पोस्ट उनके लिए यूज करते हैं, और CD जो सर्विसेज है उसके लिए हम एचओ यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सर्विस, सर्विस यानी कि यूनियन में जो सिविल सर्विस है वो यहाँ पर हमारा है। यहाँ तक हमारा हो गया डेफिनेशन,
एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? तो 2 रूल हम कर चुके हैं, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में हमें याद रखना है कि सीसीएस रूल्स कब लागू हुए थे, और जो है हमें ये याद रखना है कि जो सीसीएस सीसी रूल्स है हमारे, उसकी फुल फॉर्म क्या है। सेकंड जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिसिप्लिन अथॉरिटी से क्वेश्चन आता है सीधा, इंक्वायरी अथॉरिटी से सीधा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, उससे आता है आपके पास। रिवाइजिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी से क्वेश्चन जो है इतना ही आता है, जैसे कि रिवाइजिंग रिव्यू हो सकती है कि नहीं, रिव्यू रिवाइजिंग हो सकती है कि नहीं, क्या काम है, उसके रिगार्डिंग आता है। और मैंने आपको जो बताया कि जो एचओडी है और एचओ है, उनकी डेफिनेशन कहां से ली गई है, तो ये प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इन पे आप स्पेशली फोकस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? यस, रिकॉर्डेड विल बी अवेलेबल ऑफ दिस क्लास। जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगी, वैसे 24 आवर्स का टाइम होता है, बट आपको जनरली 2-3 घंटे के बाद जो आपका लाइव सेक्शन है वहीं पर आपको ये क्लास दिख जाएगी। तो आप इसको बाद में स्पीड कम करनी है, ज्यादा करनी है, कहीं पर मिस हो गया, कहीं पर नोट्स बनाने हैं, तो आप इजिली अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल जो है हमारा, दैट इज रूल नंबर हमारा क्या है, रूल नंबर हमारा 3 है। 3 हमारा है एप्लीकेशन, किस किस पर हमारे रूल लागू होंगे। एचओडी एचओ दोनों का काम सेम ही होता है, दोनों का भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसिप्लिन अथॉरिटी हो सकती है, बट हम अलग अलग जो है पोस्ट के लिए कई बार यूज करते हैं, है ना। एचओडी जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करते हैं, अगर हम और डिटेल में जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ज्यादातर एचओडी यूज करते हैं, और कोई नॉर्मल ऑफिस है जहां पर सीडी ग्रुप ज्यादा, वहां पर हम एचओ यूज करते हैं। ठीक है, आई एम एबल टू सी योर मैसेज, डोंट वरी। So these rules shall apply to every government servant including every civilian in the defense service। अभी हमने बात की थी कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उन पर हमारे रूल लागू होंगे, और गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है, जो भी किसी भी जो है सिविलियन पोस्ट पर है, सर्विस पर है, साथ ही जो डिफेंस सर्विस में सिविलियन है उन पर लागू होगा। तो सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, बट जो रक्षा सेवकों के नागरिक हैं उन पर भी लागू होगा। तो ये आपको जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, दैट इट विल बी योर रिकॉर्डेड, जो जर्नल सेक्शन है वो आप साथ साथ अपना रिकॉर्डेड से क्लियर कर सकते हैं, वो नहीं होंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो वो सारी चीज आप वहां से कर सकते हैं। ऑफिस प्रोसीजर, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन पॉलिसी, पेडागोजी, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, अब है कि कहां पर अप्लाई नहीं होंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर अप्लाई होंगे, कहां पर नहीं होंगे, तो उसके बारे में भी, ठीक है, उसके बारे में भी जो है पूछा जाता है। रूल नंबर 3 इज अबाउट एप्लीकेशन, कि कहां कहां पर हमारे रूल लागू होंगे। तो सिविल सर्विस पर लागू होंगे, सिविल पोस्ट पर लागू होंगे, वी विल प्रोवाइड इन द रिकॉर्डेड करंट अफेयर्स। ठीक है, और जो है हमारा डिफेंस में जो सिविलियन है उन पर भी हमारे रूल लागू होंगे। तो कहां पर रूल लागू नहीं होंगे, अब इसके लिए कुछ छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, वो आप यहां पर याद रखेंगे। लागू आपने पढ़ लिया, अब कहां पर नहीं होंगे, उसमें से कुछ चीजें हैं जो किसी भी जगह पर हमारी सेम रहेंगी। फर्स्ट इज द रेलवे सर्वेंट। वी विल कवर फ्यू टॉपिक्स, फ्यू डिजिटल लिटरेसी के जो फ्यू टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वो हम कवर करेंगे। जो कंप्यूटर बेसिक्स है वो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। ठीक है, रेलवे सर्वेंट जो है, अगर हम बात करें, 4 पोस्ट है हमारे पास, जो 4 डिपार्टमेंट्स है बेसिकली हमारे पास। सिविल डिपार्टमेंट, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हम रूल्स पढ़ रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है रेलवे। थर्ड हमारे पास है डिफेंस। फोर्थ हमारे पास है पीएनटी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ठीक है, तो 4 हमारे पास जो है, 4 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सिविल में तो ये रूल है हमारे, इसको हम लागू होंगे। डिफेंस में हमने पढ़ा कि डिफेंस में जो सिविलियन है उन पर हमारे रूल लागू होंगे, जो नॉन सिविलियन है उन पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे किसी डिपार्टमेंट में लागू नहीं होते, यानी कि कोई रेलवे है उसमें भी नहीं होंगे। पीएनटी जो डिपार्टमेंट से आता है उसमें भी लागू नहीं होंगे। सबसे पहली चीज, जब भी आपको क्वेश्चन मिले कहां पर लागू नहीं होंगे, तो हमें ये देखना कि कहां लागू नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड, जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है सीएफआई से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की जो संचित निधि है उससे आपको सैलरी मिलती है। इसके साथ साथ हमारे पास होता है जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जिसको भी सैलरी मिल रही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रूल लागू होंगे। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जिसको सैलरी मिल रही है उस पे हमारे रूल लागू नहीं होते, और जितने भी हम आगे आने वाले रूल पढ़ेंगे किसी पर लागू नहीं होते। थर्ड इज द AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज।
ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारे पास पोस्ट कौन कौन सी आती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस पर हमारे रूल जो है वो लागू नहीं होते। तो ये तो आपको हर जगह याद रखने हैं कि इन पर हमारे रूल लागू नहीं होते, ये सब रूल में कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको हर जगह याद रखनी है। और जब क्वेश्चन कई बार आता है कि कहां पर लागू नहीं होंगे, जनरली इन्हीं में से आपको मिलता है, तो बहुत इजी है आपके लिए इस तरीके का क्वेश्चन को अटेंड करना। तो शैल नॉट अप्लाई टू, किसी भी रेलवे सर्वेंट पर लागू नहीं होंगे। रेलवे सर्वेंट की डेफिनेशन जो है इंडियन के अपने इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड है, रूल नंबर 102 वहां पर दी गई है। तो रेलवे में जो भी सर्वेंट है उस पर लागू नहीं होंगे। कोई भी मेंबर है जो ऑल इंडिया सर्विसेज का है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उस पर हमारे ये रूल लागू नहीं होंगे। एनी पर्सन इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, जो है आकस्मिक, जो हमारा नियोजन है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, उन पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। एनी पर्सन सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 मंथ ऑफ नोटिस, कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि हमारा 1 महीने से कम में ही चला गया है ना, एब्सकॉन्ड हो गया, छोड़ दिया उसने, 1 महीने से कम की सर्विस है, तो वहां पर भी हमारे ये जो रूल है वो हमारे ये लागू नहीं होंगे, ठीक है। बाकी सब जगह होंगे। पर्सन्स कवर्ड बाय स्पेशल प्रोविजन अंडर लोअर एग्रीमेंट, ऐसे लोग या ऐसी पोस्ट, ऐसी मिनिस्ट्री जिनके लिए अपने अलग से रूल बनाए गए हैं, जिनके लिए कि इनके लिए ऊपर जो है ये रूल लागू होंगे। तो जहां पर स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल प्रोविजन है, किसी भी लॉ के तहत, एग्रीमेंट के तहत कोई विशेष उपबंध है, तो वहां पर भी हमारे जो रूल्स हैं ये उन पर्सन पर, उन मिनिस्ट्री पर, डिपार्टमेंट पर लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल किसने बनाए हैं, प्रेसिडेंट ने बनाए हैं। तो प्रेसिडेंट में एक्सक्लूड एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो प्रेसिडेंट अगर चाहे किसी भी पोस्ट को, किसी मिनिस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को, किसी भी ग्रुप को, अगर वो चाहे तो उसको एक्सक्लूड कर सकता है कि भाई इन पर ये रूल जो है लागू नहीं होंगे। Rules still apply to servant temporary transfer to an expected category of post if they would otherwise be covered. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है और अगर आपको कहीं और पर डेप्यूट भी कर दिया गया, टेम्पररी तौर पर आपको भेजा गया है, तो भी आप पर ये रूल जो है वो लागू रहेंगे। टेम्पररी ट्रांसफर के केस में, अस्थायी स्थानांतरण के केस में भी आप पर ये रूल जो है लागू होंगे। डाउट ऑन अप्लाइकेबिलिटी रेफर टू द प्रेसिडेंट, रूल्स किसने बनाए हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने बनाए हैं। डाउट आएगा तो कौन देगा हमें सॉल्यूशन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट देंगे, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट खुद नहीं देंगे, लेकिन जो भी अथॉरिटी जिसको भी डेलीगेट किया गया वो देंगे। तो लेकिन रूल्स हम बने उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई भी डाउट आता है कि भाई ये इस पर्सन पर ये रूल अप्लाइकेबल होंगे कि नहीं, क्या डाउट हो सकता है कि ये जो रूल है वो किसी पर्सन पर लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो है कि कोई पर्सन जो है उस पर ये रूल लागू हो रहे हैं कि नहीं, दोनों ही केस में जो है हमारा प्रेसिडेंट जो है वो आंसरेबल होंगे। प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो हमारा फाइनल होगा, किसी पर हो रहे हैं लागू या नहीं, या ये रूल किस पर लागू हो रहे हैं कि नहीं उसके रिगार्डिंग। यस, ये सारी चीजें हार्ड कॉपी नोट्स में आपका जो फर्स्ट से स्टार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2, इसलिए मैंने बोला कि हार्ड कॉपी नोट्स में आप जो है वहां पर आप कर सकते हो, अंडरलाइन कर लो, नोट्स बना लो उसके अकॉर्डिंग। सेकंड वी हैव द पार्ट 2 क्लासिफिकेशन। तो थर्ड में हमारा जो है किस पर लागू होंगे किस पर नहीं, यहाँ से भी नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि किस पर लागू होंगे कि किस पर नहीं, आपको पहचानना और आपको आंसर करना है। नेक्स्ट वी हैव द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो आपको क्या लगता है कितने टाइप की सर्विसेज है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर, इन हाउ मेनी कैटेगरीज वी कैटेगराइज। कितनी सर्विसेज हैं हमारे पास। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो वी हैव द 4 सर्विसेज, ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो समूह क, ख, ग, घ है ना, 4 हमारे पास जो है सर्विसेज है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी एंड डी, यानी कि क, ख, ग, घ, ये 4 में डिवाइड की गई है। इफ अ सर्विस ऑफ मोर देन 1 ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड, तो एक जो सर्विस है वो अलग अलग ग्रेड में हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही ग्रेड में होगी, तो एक सर्विस के अंदर मल्टीपल पोस्ट अलग अलग सर्विसेज पर हो सकती है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, जो ग्रुप ए की सर्विसेज एंड पोस्ट है यूनियन की, वो अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट। अगेन प्रेसिडेंट खुद से अपॉइंट, पर्सनली अपॉइंट नहीं करते, डेलीगेट करके जो भी कमीशन को, जिस भी अथॉरिटी को अपॉइंट किया वो अपॉइंटमेंट करेंगे। बट ग्रुप ए डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। और जो ग्रुप बी सी डी है वो तो ज्यादातर सारी की जो है अपॉइंटमेंट जो अथॉरिटी होती है वही यहाँ पर जो उनको नियुक्त करती है। तो समूह क की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ख ग की जो नियुक्तियां हैं वो जो भी प्राधिकारी जिसको अपॉइंट किया गया, जिसको पावर दी गई है, जिसको डेलीगेट किया गया है, वो यहाँ पर अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट वी हैव द रूल नंबर 5।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज। ये रूल हमारा क्या कहता है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो हमारी सर्विस है, ग्रुप ए है, बी है, सी, डी है, शैल कंसिस्ट ऑफ सर्विसेज एंड ग्रेड ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, कि ग्रुप ए में कौन आएगा, ग्रुप बी में कौन आएगा, ग्रुप सी में कौन है, ग्रुप डी में कौन है, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है हमारे जो रूल्स हैं उसके शेड्यूल में दी गई है, अनुसूची में दी गई है कि किस किस पोस्ट में कौन है। रूल नंबर 5 हमें ये बताता है। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास कितने हैं, तो हमने रूल नंबर 1 याद रखा, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट के बारे में है, सेकंड हमारा डेफिनेशन के बारे में है, थर्ड हमारा अप्लाइकेबिलिटी के बारे में कि किस पर लागू होगा। अब हम याद रखेंगे इसके बाद रूल नंबर 4 और रूल नंबर 6। रूल नंबर 4 हमें बताता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर, एंड रूल नंबर 6 बताता है हमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्ट देयर। तो पोस्ट कितनी हमारे पास 3 है कि 4 है, हाउ मेनी पोस्ट आर देयर। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, तो पोस्ट की अगर हम बात करें, पे कमीशन 6 तक हमारे पास जो है 4 पोस्ट होती थी, पे कमीशन 7 आने के बाद हमारे पास टोटल जो पोस्ट है वो हमारे पास 3 है ना, ए बी सी जो है हमारे पास 3 जो है पोस्ट है। तो ये पोस्ट जो है प्रेसिडेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी बनाई गई है 3 पोस्ट। अब ये जो 3 पोस्ट है ये किस बेसिस पर हमने की कि कौन किस पोस्ट में आएगा, ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा, ये हम करते हैं किसके बेसिस पर, पे मैट्रिक्स के बेसिस पर, कि आपकी सैलरी जो है किस पे मैट्रिक्स में आती है उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई एम्प्लॉय की सैलरी आती है 1 to 5 ग्रुप में, 1 to 5 पे मैट्रिक्स में, तो वो हमारा ग्रुप सी पोस्ट में है। अगर किसी का पे मैट्रिक्स है हमारा 6 to 9 तो वो हमारा ग्रुप बी में आता है। अगर पे मैट्रिक्स है 10 to 18 तो वो हमारा किस में आता है, ग्रुप ए में आता है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। सर्विसेज 4 होती हैं, पोस्ट हमारे पास 3 होती हैं। पोस्ट का कैटेगराइजेशन हमारा जो है पे मैट्रिक्स के बेसिस पर है। 6 पे कमीशन तक 4 ही पोस्ट होती थी, 4 ही सर्विस होती थी। 7 पे कमीशन के बाद से 3 पोस्ट होती है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 से ट्रांजिशनल कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज है, कि अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट सेकंड जो है, या हमारा थर्ड था, फोर्थ था, ठीक है, पहले हम ये बोलते थे कि हमारी कौन सी है, क्लास फर्स्ट का एम्प्लॉय है, क्लास सेकंड का एम्प्लॉय, क्लास थर्ड है, क्लास फोर्थ है। 7 पे कमीशन आने के बाद से हम इसको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के नाम से जानेंगे। इसी तरीके से हम क्लास वर्ड ना यूज करके हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ग्रुप यूज कर रहे हैं, बस इसी के बारे में। एक तो जो क्लास है उसको हम अब ग्रुप बोलते हैं। पहले जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ होता था हमारे पास, क्लास का एम्प्लॉय फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उसको हम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी ये हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, पहले हम ये बोलते थे, अभी हम ये बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7 जो है हमारा जनरल सेंट्रल सर्विस के बारे में, सामान्य केंद्रीय सेवा के बारे में। तो जनरल सेंट्रल जो हमारी सर्विस है वो हमारा क्या कहता है कि सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज शैल बी डीम्ड इंक्लूडेड इन जनरल सेंट्रल सर्विस। आप जो है कोई ए में है, कोई बी में है, कोई सी में है, कोई डी में है, जब मान लो कोई नई पोस्ट क्रिएट होगी और अभी नहीं पता कि किस में जाएगी, तो हम उसको टाइमिंग किस में रखते हैं, हम उसको रखते हैं जनरल सेंट्रल सर्विसेज में। ठीक है, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप है हम उसको जनरल सेंट्रल सर्विस में रखते हैं। किसी अन्य केंद्रीय सिविल सेवा में सम्मिलित न किए गए किसी भी समूह के केंद्रीय सिविल पद संबंधित समूह की सामान्य जो हमारी केंद्रीय सेवा है उसमें सम्मिलित माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 दैट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में, जो भी हमने पढ़ा भी था। रूल नंबर 8 हमारा बताता है अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट। तो कौन करता है अपॉइंटमेंट, अभी हमने बात की थी जब हमने सर्विस के बारे में पढ़ा था। तो समूह क्या है कि जो भी सेवाएं हैं उनकी पदों की नियुक्ति कौन करता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट करते हैं। ऑब्वियसली ऑनरेबल प्रेसिडेंट इन पर्सन नहीं करते हैं, खुद से नहीं करते हैं, जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके उन्होंने इस पावर को डेलीगेट किया है जिस भी अथॉरिटी को, वो अथॉरिटी यहाँ पर ग्रुप ए के लिए अपॉइंट करती है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 9 जो हमारा बात करता है अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट। सर्विसेज यानी कि BCD और पोस्ट यानी कि हमारी जो बी और सी है उसके लिए कौन अपॉइंटमेंट करेगा, तो उसके लिए जो अपॉइंटमेंट होगी अदर देन द जनरल सर्विस सेंट्रल सर्विसेज, जो कि अभी हमने 6 में पढ़ा था। ठीक है, तो BCD के लिए जो पावर है वो शेड्यूल में दी गई है कि कौन कौन करेगा, किसको जो है अथॉरिटी दी गई है। तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पर अपनी पावर
डेलीगेट की है, तो जिसको भी वो पावर दी गई है वो यहाँ पर उसके लिए अपॉइंटमेंट करेगा। जो ग्रुप सी और डी की सिविलियन पोस्ट है, इसमें हमारी डिफेंस भी आती है, उसके लिए भी हमारे पास अथॉरिटी डिसाइड है कि वो यहाँ पर उसके लिए जो है अपॉइंटमेंट करेगा। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बात करें तो अगर ग्रुप बी सी डी है, जिसमें कि हमारे पास नेम सर्विस में पता है कि ये जो है ग्रुप बी में है, ये सी में है या डी में है, तो जिसको भी ये पावर दी गई है वो यहाँ पर उसके लिए हायरिंग अपॉइंटमेंट करेगा। 9 का रूल नंबर 1 ये कहता है। सब क्लॉज 2 ये हमारा क्या कहता है कि अगर ग्रुप बी सी डी है और जिसमें हमारा जो जनरल सेंट्रल सर्विस पोस्ट है, जहां पर अभी डिसाइड नहीं कि वो जो है किस में है और बी सी डी लेवल का है, तो वहां पर अथॉरिटी प्रेसिडेंटल जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके जिसको भी दिया गया वो करेगा। बेसिकली कहने का मतलब सब जगह पर ये है कि जो भी प्रेसिडेंट ने एम्पावर किया, डेलीगेट करके जिसको पावर दी गई, वो यहाँ पर जो है अथॉरिटी जो है यहाँ पर हमारा क्या करेगी, वो यहाँ पर हमारा अपॉइंट करेगी। ठीक है, जैसे IRS है ना, इंडियन रेवेन्यू सर्वे की वो सर्विसेज है, उस सर्विसेज के तहत आते हैं। जैसे आप सभी हो टीचिंग सर्विसेज के तहत आते हो, है ना, लेकिन TGT PGT ये सब क्या है, ये पोस्ट है आपकी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्ट 4 है, एंड पार्ट 4 इज द सस्पेंशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निलंबन। अगर CCA रूल्स में से मान लो, हालांकि क्वेश्चन हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं, एक ही क्वेश्चन आना हो, तो सबसे पहले एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है सस्पेंशन। रूल नंबर 10 से मिलता है। रूल नंबर 10 सस्पेंशन जो है CCA रूल के किस रूल में दिया गया है, ये भी पूछा जा चुका है। तो अभी तक हमने रूल नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 हमने ये याद रखा है। अब हम रूल नंबर जो 10 है वो भी हम याद रखेंगे कि रूल नंबर 10 हमारा किसके बारे में है, सस्पेंशन के बारे में। तो सीधा आता है सस्पेंशन किस रूल में दिया गया है, CCA के रूल नंबर 10 में दिया गया है। सस्पेंशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं निलंबन। बड़ा रूल है, काफी सारी चीजें हम कवर करेंगे, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि सस्पेंशन हमारी पेनल्टी है या नहीं। Is suspension is a penalty or punishment? What is suspension? सस्पेंशन हमारी पेनल्टी है, पनिशमेंट है, वार्निंग है या टेम्परेरी डिटैचमेंट फ्रॉम सर्विसेज है। तो पेनल्टी हमारी नहीं है ना। तो जब भी कोई भी किसी भी तरीके की कंप्लेन आती है, वो कंप्लेन किसके पास जा रही है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जा रही है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करती है, उसके बाद डिसाइड होता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंक्वायरी करेंगे, है ना। तो इंक्वायरी करेंगे तब हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर रख रहे हैं। तो जो हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर रख रहे हैं, तो ये कोई पेनल्टी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉय का आरोप सिद्ध हो गया तब हमने उसको सस्पेंशन दिया, नहीं, हम इंक्वायरी के दौरान दे रहे हैं। अब उसका भी हमारा पर्पस है जो हम जाने कि क्यों हम दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जो है सस्पेंशन में यहां से बनता है, मोस्टली क्वेश्चन आता है हमेशा, दूसरे एग्जाम में रिपीट हो जाता है। सस्पेंशन मींस टेम्परेरी डिटैचमेंट फ्रॉम सर्विस, इट इज नॉट अ पेनल्टी और पनिशमेंट और वार्निंग। ठीक है, तो सस्पेंशन ना तो कोई पनिशमेंट है ना कोई पेनल्टी है, ये क्या है, हमारी टेम्परेरी डिटैचमेंट फ्रॉम सर्विस है। तो हम ये याद रखेंगे। हिंदी में हम सस्पेंशन को निलंबन बोलते हैं। तो निलंबन का मतलब क्या है, निलंबन का मतलब जो है कोई दंड नहीं है, ये बस अस्थायी पृथक्करण है कि जो एम्प्लॉय है उसको हम कुछ टाइम के लिए सर्विस से दूर रख रहे हैं। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एम्प्लॉय कैन बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। बहुत सारे रीजन है जहां पर एम्प्लॉय को हम सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं। क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सस्पेंशन देना ही क्यों है, हम सस्पेंशन क्यों दे रहे हैं, इंक्वायरी करो, रिजल्ट जो आएगा उसके बेसिस पर हम पनिशमेंट दे देंगे। हम पहले सस्पेंशन क्यों दे रहे हैं, सस्पेंशन क्यों जरूरी है, निलंबन क्यों दे रहे हैं। तो सस्पेंशन हम कहां देते हैं, एंश्योर है फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी, कि भाई जो इंक्वायरी होगी वो फेयर होगी। अगर एम्प्लॉय ऑफिस में रहेगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी विटनेस है, किसी भी तरीके की बेसिकली कोई भी छेड़खानी ना हो, जो भी केस चल रहा है उसमें कोई बाधा ना हो, तो इसलिए हम क्या दे देते हैं, सस्पेंशन, की एक फेयर इम्पार्शियल इंक्वायरी हो रही है। सेकंड, प्रिवेंट टेम्परिंग विद ऑफिशियल रिकॉर्ड, कि भाई जो भी सरकारी जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ छेड़खानी ना हो। थर्ड, प्रिवेंट इन्फ्लुएंसिंग विटनेस, कि विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर दे, उसके लिए भी हम सस्पेंशन दे देते हैं। फोर्थ, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस, की प्रशासन की विश्वसनीयता बना रहे है ना, पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए हम देते हैं। और प्रोटेक्ट गवर्नमेंट इंटरेस्ट, सरकारी हितों की रक्षा के लिए भी हम देते हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो इंक्वायरी हमारी वो फेयर हो, एम्प्लॉय किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ ना करे, विटनेस को इन्फ्लुएंस ना करे, तो इसलिए हम एम्प्लॉय को हमेशा क्या देते हैं, सस्पेंशन ऑर्डर देते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि सस्पेंशन ऑर्डर कौन दे सकता है, कौन सस्पेंड कर सकता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आर्टिकल 311 में, क्या पढ़ा था हमने कि जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो देगी, या इससे ऊपर वाली जो भी अथॉरिटी है वो देगी। किसी भी पर्सन को डिसमिस करना है, रिमूव करना है, या रिडक्शन इन रैंक काइंड ऑफ डिमोशन करना है, तो कोई भी अथॉरिटी नहीं कर सकती है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे वो है वही कर सकती है। तो सस्पेंशन ऑर्डर कौन दे सकता है ये हमें याद रखना है। तो सस्पेंशन ऑर्डर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो भी हमारा नियुक्ति प्राधिकारी है वो दे सकता है। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसके की अपॉइंटिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट। अब दोनों तरीके से एग्जाम में आता है। कई बार आपको सीधा मिलेगा एनी अथॉरिटी टू विच अपॉइंटिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट, और कई बार सिंपल की अपॉइंटिंग अथॉरिटी हायर अथॉरिटी देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो दोनों ही करेक्ट है। जिसके अंडर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आती है वो, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी का सीनियर, वो सस्पेंशन ऑर्डर दे सकता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनात्मक जो हमारी अनुशासनिक प्राधिकारी है वो यहाँ पर जो है क्या देगी, सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी होगी कि नहीं वही डिसीजन ले रही है, उसके बेसिस पर हमारे यहाँ पर सस्पेंशन दिया जा रहा है। एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी जो है जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके किसी भी अथॉरिटी को जो है पावर दे सकते हैं कि वो यहाँ पर जो है सस्पेंशन दे सकती है। तो वो भी यहाँ पर जो भी है जिसको भी पावर दी गई है वो भी यहाँ पर क्या कर सकता है, सस्पेंशन दे सकता है, यानी कि निलंबित कर सकते हैं हम किसी भी एम्प्लॉय को। अब नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन। ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, केवीएस में भी पूछा गया है, ईएमआरएस में भी पूछा गया है। सीधा सीधा स्टेटमेंट आती है सेम एज इट इज। तो ग्राउंड ऑफ सस्पेंशन क्या है कि किस आधार पर हम जो है निलंबित कर सकते हैं, निलंबन के आधार क्या है। where a disciplinary proceeding against him is contemplated or pending। contemplated का मतलब क्या है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ जो एक कंप्लेन आई है ये एक मिसकंडक्ट है और हम यहाँ पर इंक्वायरी करेंगे, तो वहां पर हम सस्पेंशन दे सकते हैं। सेकेंड इज पेंडिंग, इंक्वायरी चल रही है तब हम सस्पेंशन दे सकते हैं। तो जब किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा हो या फिर कार्रवाई लंबित हो तो हम जो है सस्पेंशन एम्प्लॉय को देंगे। सेकेंड, wherein the opinion of authority aforesaid he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of state। जहां पर भारत की सुरक्षा का खतरा है, ऐसे कोई मामले में वो पर्सन इन्वॉल्व है तो वहां पर हम निलंबन देंगे। तो राज्य की सुरक्षा के हित के खिलाफ कोई गतिविधियां की है तो वहां पर हम सस्पेंशन देंगे। नेक्स्ट हमारा है where a case against him in respect of any criminal offense is under investigation। जहां पर एम्प्लॉय पर कोई भी आपराधिक अपराध क्रिमिनल ऑफेंस लगा है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो भी हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है डीम्ड सस्पेंशन। अब यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है डीम्ड सस्पेंशन क्या होता है। डीम्ड सस्पेंशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा। डीम्ड का मतलब है माना गया या समझा गया, माना जाना या समझा गया, ठीक है, ठीक है। माना गया सस्पेंशन यानी कि जो नॉर्मल सस्पेंशन होता है, जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय को सस्पेंशन दे रहे हैं तो वहां पर हम ऑर्डर देते हैं कि सस्पेंशन ऑर्डर दिया एम्प्लॉय को, तब एम्प्लॉय सस्पेंशन पे जा रहा है। डीम्ड सस्पेंशन हमने मान लिया, जैसे डीम टू बी यूनिवर्सिटी मानी जाएगी, यूनिवर्सिटी है नहीं, है ना, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कि आपने यूनिवर्सिटी वाले सारी चीजें कर लिया, आप उस कैटेगरी में आते हो, आपको माना जाएगा, लेकिन डीम्ड है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर डीम्ड सस्पेंशन है, यहाँ पर हम कोई नो फॉर्मल ऑर्डर, कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं दे रहे एम्प्लॉय को, सस्पेंशन ऑर्डर कोई फॉर्मल नहीं मिल रहा, हमने मान लिया कि एम्प्लॉय सस्पेंशन पे है। किस केस में हम मानते हैं ऑटोमेटिकली माना जाएगा, तो कोई और नहीं देना। किस केस में, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेन्स अंडर कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स फॉर क्रिमिनल और अदर चार्जेस। जब भी एम्प्लॉय हमारा हिरासत में है, एम्प्लॉय जो है हमारा यहाँ पर जो है हिरासत में है, ठीक है, और जो भी कोई कर्मचारी जो है 48 घंटे से अधिक पुलिस या न्यायिक हिरासत में है तो वो स्वतः निलंबित माना जाएगा। तो जहां पर डिटेंशन का केस है, एम्प्लॉय को हिरासत में ले लिया गया है, जैसे ही 48 घंटे से ज्यादा होंगे, चाहे वो क्रिमिनल चार्ज हो कोई भी चार्ज हो, तो हम एम्प्लॉय को क्या मान लेंगे, डीम्ड सस्पेंशन का केस है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड बात करें तो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, जहां पर एम्प्लॉय जो है आरोपी है और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है आरोपी सिद्ध हुआ है, और उस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, जहां पर एम्प्लॉय को जो है जेल की सजा सुनाई गई है, 48 घंटे से ज्यादा हो गए जेल में, तो भी हम यहाँ पर एम्प्लॉय को इमीडिएटली मान लेंगे कि एम्प्लॉय जो है हमारा डीम्ड सस्पेंशन का केस है, ठीक है। इमीडिएटली डिसमिसल, रिमूव, कंपल्सरी चाहे हमने ना भी किया, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा ऐसा हो गया है तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय को क्या मान लेंगे कि एम्प्लॉय जो हमारा डीम्ड सस्पेंशन का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब यहाँ पर क्या याद रखना है, एक तो हम कभी भी फॉर्मल ऑर्डर नहीं देते, सेकेंड 48 आवर्स,
ये इंपॉर्टेंट है, चाहे डिटेंशन है, चाहे एम्प्लॉय आरोपी है, जेल में सजा सुनाई गई है, 48 आवर्स जो है हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब ये जो 48 आवर्स है एक्चुअली में आर से हम काउंट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, किसी को जो है शाम के 3 बजे सजा हो गई है, ठीक है, 3 बजे जो है उसको जो हिरासत में लिया गया है या जेल में डाल दिया गया है, मान लीजिए मंडे को, तो अब ट्यूसडे 3 PM उसके 24 आ गए, वेडनेसडे को 3 PM उसके जो है 48 आवर्स हो गए। अब उसको अगर 4 बजे बाइज्जत बरी भी कर दिया गया है तो भी 48 घंटे हो गए, तो ऐसे केस में एम्प्लॉय हमारा डीम सस्पेंशन माना जाएगा। तो एक तो हमें ये याद रखना है कि हम टाइम से देखते हैं, डे से नहीं देखते हैं कि आज का दिन होगा कल का दिन हो गया, वो हम नहीं देखते हैं, हम टाइम से देखते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन जो है हमारा कंटिन्यूड आफ्टर अपील, रिव्यू और दी कोर्ट डिसीजन। यहां तक किसी का कोई डाउट है? डीम सस्पेंशन, एनी क्वेश्चंस क्लियर? तो नेक्स्ट पे है सस्पेंशन कंटिन्यूइंग आफ्टर अपील, रिव्यू और दी कोर्ट डिसीजन। तो जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना होगा सस्पेंशन जो है, कि अगर एम्प्लॉय जो है सस्पेंशन इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करता तो सीधा डिसिप्लिनरी एक्शन है, उसके लिए भी हमारा जो है मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो जहां पर हमने अभी पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, अब मान लीजिए हाई कोर्ट ने सजा सुना दी, हाई कोर्ट ने सजा सुनाई कि भाई 3 साल की जेल हो रही है, ठीक है। अब जो पर्सन है उसने वो केस सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सपोज एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। तो अब क्या ये सजा खत्म हो जाती है? क्या हम एम्प्लॉय को बाइज्जत बरी कर देते हैं कि भाई आपकी जेल की सजा खत्म, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा फिर आप आके जेल में डालोगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। एम्प्लॉय का जो हाई कोर्ट का जो भी पर्सन जिसको हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया वो सजा एज इट इज चलती रहती है जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई बयान नहीं आ जाता। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को सस्पेंशन मिल गया, अब एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया, उसने अपीलेट अथॉरिटी को रिव्यू करने के लिए डाला है, तो जब तक अपीलेट अथॉरिटी का कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आएगा, ओरिजिनल सस्पेंशन ऑर्डर हमारा जो है ये एज इट इज रहेगा। यस, ये रूल नंबर याद रखना, रूल नंबर 10 है हमारा। तो if a dismissal, remove, compulsory retirement, penalty on a suspended servant is set aside in appeal review, the case is remitted for further inquiry. Original suspension is deemed to have continued. तो ऐसे केस में जहां पर भी हमारे पास जो है हम जो है एम्प्लॉय डिसमिस किया है, हमने रिमूव किया है या फिर जो है सस्पेंशन है, तो जब तक अपीलेट अथॉरिटी का कोई नया ऑर्डर नहीं आएगा तब तक एम्प्लॉय सस्पेंशन पे है तो सस्पेंशन पे रहेगा, डिसमिस है तो डिसमिस ही रहेगा, रिमूव है पोस्ट से तो रिमूव रहेगा, जब तक कि कोई भी किसी भी तरीके का हमारे पास फैसला नहीं आ जाता। पहले वाले फैसले पर हम एज इट इज कायम रहेंगे। Next, if such a penalty is set aside declared void by a court of law and disciplinary authority decide to hold a further inquiry on same allegation, सर्वेंट इज डीम्ड सस्पेंडेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कि इसी तरीके से कि भाई अभी फैसला ले लिया है, अभी सेट असाइड नहीं, हमने अभी हमने फैसला ले लिया। एक तो केस है कि हम सेट असाइड कर रहे हैं, हमने रख दिया है कि हम कंसिडर नहीं करें डिपेंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस, वो वहां पे खत्म हो गया। अब डिपेंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस हम कंसिडर कर रहे हैं, इंक्वायरी दोबारा हो रही है, तो जब भी इंक्वायरी दोबारा हो रही है तब भी ऐसा नहीं कि सस्पेंशन ऑर्डर खत्म हो गया या कोई भी चीज जो है पेनल्टी लगी थी वो खत्म होगी, वो एज इट इज ही हमारी जो है चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारा रूल है कंटिन्यू, रूल नंबर 10 का 5, मॉडिफिकेशन, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में। अब हमने एक सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो दे दिया है, तो उस सस्पेंशन ऑर्डर को हम जब तक चेंज नहीं करेंगे वो एज इट इज चलता रहेगा, बट वी हैव द टाइम लिमिट जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सस्पेंशन ऑर्डर कंटिन्यूज इन फोर्स अंटिल मॉडिफाई रिवोक बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सस्पेंशन ऑर्डर अगर आपको बढ़ाना है, कम करना है या फिर जो भी रिवोक करना है, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिसीजन लेना होगा कि सस्पेंशन ऑर्डर हमारा जो है एज इट इज चलता रहेगा या हमें यहाँ पर जो है खत्म करना है। नेक्स्ट जो टर्म है, जैसे हमने डीम सस्पेंशन पढ़ा, इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज कंटिन्यूड सस्पेंशन। कंटिन्यूड का मतलब क्या है? लगातार। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसके खिलाफ कंप्लेन आई तो हमने उसके खिलाफ क्या किया? डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी इंक्वायरी चलाई उसके खिलाफ। अब ये जो इंक्वायरी है ये चल ही रही थी, ये इंक्वायरी जो चल रही थी इसके बीच में उस एम्प्लॉय के खिलाफ कंप्लेन नंबर 2 आ गई। अब इधर इसकी भी इंक्वायरी फिर चलेगी। अब मान लीजिए कोई और कंप्लेन आ गई, कंप्लेन नंबर 3, अब इसकी भी इंक्वायरी चलेगी। तो जहां पर एम्प्लॉय के खिलाफ 2 या उससे ज्यादा कंप्लेन आ जाए तो हम सस्पेंशन ऑर्डर को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक ये सारी इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती। तो इसको ही हम बोलते हैं कंटिन्यूड सस्पेंशन, कि सस्पेंशन हमारा लगातार जो है वो बना रहेगा। नहीं, सब रूल याद नहीं रखते, बस ये याद रखना कि रूल नंबर 10 हमारा सस्पेंशन है।
ठीक है। तो इफ ए न्यू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कमेंस्ड अगेंस्ट एन ऑलरेडी सस्पेंडेड सर्वेंट, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे डायरेक्ट फॉर रीजन रिकॉर्डेड दैट सस्पेंशन कंटिन्यू टिल द टर्मिनेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ सच प्रोसीडिंग। कि अगर कोई भी एम्प्लॉय के खिलाफ सस्पेंशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है और इसी बीच में कोई और कंप्लेन आ जाए, तो हम एम्प्लॉय को तब तक सस्पेंशन पर रखेंगे जब तक कि सारी की सारी जो कार्रवाई है वो खत्म ना हो जाए, तब तक निलंबन जारी रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूड सस्पेंशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? द ऑर्डर में बी मॉडिफाई रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय अथॉरिटी दैट मेड इट और बाय एन अथॉरिटी टू विच इज सबऑर्डिनेट। अब जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसको हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं, तो रिवोक किया जा सकता है, सस्पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। कौन करेगा? जिस अथॉरिटी को पावर है या अथॉरिटी ने किसी और को पावर दी है वही ऐसा कर सकता है। कोई भी अथॉरिटी या कोई भी जो है आके सस्पेंशन ऑर्डर को बढ़ाया घटा नहीं सकता है। हम जब भी कोई भी सस्पेंशन को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, खत्म करना है, तो उसके लिए हम बकायदा एक रिव्यू कमेटी बनाते हैं और ये जो रिव्यू कमेटी है यही डिसीजन लेगी कि सस्पेंशन बढ़ाया जाना है या नहीं बढ़ाया जाना है। तो रिव्यू ऑफ सस्पेंशन के बारे में हमारे पास कि मैंडेटरी रिव्यू है, सस्पेंशन मस्ट बी रिव्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। जो आप फर्स्ट सस्पेंशन ऑर्डर देते हो किसी भी एम्प्लॉय को, फर्स्ट जो सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाएगा वो हमारा कितने दिन का होता है? वो हमारा होता है 90 डेज का। ठीक है, 90 दिन का होता है। अब अगर हमें सस्पेंशन ऑर्डर बढ़ाना है या पहले खत्म करना है, तो हमें 90 दिन पहले ही जो हमारी ये रिव्यू कमेटी है ये बैठेगी और ये डिसीजन लेगी। ठीक है, ये यहाँ पर डिसीजन लेगी कि सस्पेंशन बढ़ाया जाना है या घटाना है या हमें बिल्कुल खत्म करना है, तो वो हमारी ये अथॉरिटी डिसीजन लेगी। मान लो अथॉरिटी की तरफ से हमें कुछ पता ही नहीं चला, रिव्यू कमेटी नहीं बैठी, मिस कर दिया, कुछ भी हो गया या हमें कोई डिसीजन नहीं पता चला, तो सस्पेंशन ऑर्डर हमारा 90 डेज का ही है। 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली खत्म, 91st डे से एम्प्लॉय हमारा ऑफिस आ सकता है। तो सस्पेंशन मस्ट बी रिव्यू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट। जिस दिन से सस्पेंशन ऑर्डर हुआ है स्टार्ट, उस दिन से 90 डेज के अंदर आपको रिव्यू करके बताना होगा बढ़ाना है घटाना है। 90 दिन से पहले आपको बताना है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिव्यू कमेटी, जरूरी है उसके लिए कि एक रिव्यू कमेटी बैठेगी, फिर ही बताया जाएगा। इधर एक्सटेंडेड और रिवोक, या तो हम सस्पेंशन बढ़ा देंगे या हम क्या कर देंगे? रिवोक कर लेंगे कि भाई खत्म कर देंगे, लेफ्ट कर लिया हमने। सब्सिक्वेंट रिव्यूज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ईच एक्सटेंडेड पीरियड, और अगर हमने बाद में भी बढ़ाया है तो उसके बाद भी फिर आगे और बढ़ाना है कि नहीं, रिव्यू कमेटी हमारी बैठेगी। अब जो यहाँ पर है रूल नंबर सारे याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है रूल नंबर 10 में 10 में सस्पेंशन है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप अपने नोट से पढ़े तो आपको पता रहे कि हम कहां पर पहुंचे। तो यहां पर जो है क्वेश्चन क्या बनता है, ये एक लाइन का जो क्वेश्चन है ये 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे, पहला सस्पेंशन ऑर्डर कितने दिन का होता है? 90 दिन का होता है। सस्पेंशन ऑर्डर को 90 दिन से पहले हमें जो है बढ़ाना है घटाना है, उसके लिए रिव्यू कमेटी बैठाई जाएगी, वो डिसीजन लेगी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कितने दिन पहले सस्पेंशन को रिव्यू करना है या फिर रिवोक करना है, कितने दिन पहले बताना जरूरी है? 90 डेज। फर्स्ट सस्पेंशन ऑर्डर कितने दिन का होता है? 90 डेज के अंदर। सस्पेंशन कितने दिन के बाद ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है? 90 डेज। ठीक है, ये याद रखना है। अब मान लो कि हमें रिव्यू कमेटी ने डिसीजन लिया कि सस्पेंशन ऑर्डर हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो एक बार में कितने दिन का मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं? दैट इज 180 डेज। अब 180 डेज मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। रिव्यू कमेटी चाहे तो 90 दिन करके बढ़ा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार में आपको चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सस्पेंशन ऑर्डर दे दें तो वो 180 डेज है। तो एक बार में मैक्सिमम कितना सस्पेंशन ऑर्डर दिया जा सकता है? 180 डेज का। इस दो लाइन से जो क्वेश्चन है 4 से 5 तरीके से आ सकता है। तो दोनों ही सभी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 90 डेज वाला भी बहुत बार पूछा गया है, और मैक्सिमम एक बार में हम कितने दिन के लिए सस्पेंशन बढ़ा सकते हैं ये भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो निलंबन की जब भी समीक्षा होगी हमारे पास जो है एक कमेटी होगी। ठीक है, तो यानी कि जो भी सक्षम अधिकारी है, समिति बनाई जाएगी, वो यहाँ पर डिसीजन लेगी कि बढ़ाना है या रद्द करना है, और जो भी 90 दिन है उससे पहले डिसीजन लेना जरूरी है। निलंबन जब भी करना है एक बार में हम अधिकतम कितने दिनों के लिए कर सकते हैं? 180 दिन के लिए कर सकते हैं, ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडिटी ऑफ सस्पेंशन। जो भी मैंने आपको बताया है कि अगर 90 दिन के अंदर कुछ भी हमें कमेटी से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से सुनने को नहीं मिलता है, ऑटोमेटिकली 90 दिन के बाद सस्पेंशन ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा। तो सस्पेंशन ऑर्डर इज नॉट वैलिड बियॉन्ड 90 डेज अनलेस एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू बिफोर द 90 डेज एक्सपायरी। तो सस्पेंशन ऑर्डर की वैलिडिटी कितनी होती है? 90 डेज। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हमें जो है सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक नहीं किया या फिर जो है मॉडिफाई नहीं किया, एक्सटेंड नहीं किया है, तो कितने दिनों के बाद सस्पेंशन ऑर्डर हमारा इनवैलिड
वैलिड हो जाएगा 90 डेज। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसकी वैधता कितनी होती है, सिर्फ 90 दिन की होती है। उससे पहले ही जो भी समीक्षा अथॉरिटी है उसको बताना होगा सस्पेंशन ऑर्डर बढ़ाना है या घटाना है। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन?